गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ एमडी नूर इस्लाम। किताबों की दुनिया में दोबारा से आपका स्वागत है। आज हम लोग सुनेंगे कैश फ्लो क्वाड्रेंट का लेसन नंबर 7 अध्याय 7, जिसका टाइटल है वो बने जो आप हैं। मेरे अमीर डैडी ने कहा था, बेघर होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कौन हैं। कोशिश करते रहेंगे तो आप कुछ बन जाएंगे, कोशिश करना छोड़ देंगे तभी आप कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे। परंतु दोनों स्थितियों में फर्क होगा। आप में जो परिवर्तन होते हैं, आप में से जो लोग नौकरी की सुरक्षा से वित्तीय सुरक्षा की ओर जाने के बारे में विचार कर रहे हैं, उन्हें मैं सिर्फ प्रोत्साहित ही कर सकता हूं कि और मुझे बेघर तथा बुरी तरह परेशान होना पड़ा, तब कहीं जाकर हम में आगे बढ़ने की हिम्मत आई। ये हमारा मार्ग था, परंतु निश्चित रूप से यह आपका मार्ग नहीं होगा। जैसा मैंने पहले ही कहा है, आज ऐसे बने बनाए सिस्टम मौजूद हैं जो क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से तक बने पुल को पार करने में आपकी मदद कर सकते हैं। असली मुद्दा है आप में होने वाले आंतरिक परिवर्तन और प्रक्रिया के दौरान आपके मूल अस्तित्व में परिवर्तन। कुछ लोगों को प्रक्रिया आसान दिखती है, जबकि कुछ को यह यात्रा असंभव लगती है। धन एक नशा है। अमीर डैडी माइक और मुझसे हमेशा कहते थे, धन एक नशा है। जब हम उनके लिए काम करते थे, तब उन्होंने हमें वेतन देने से इनकार कर दिया था। इसका प्रमुख कारण यह था, वे नहीं चाहते थे कि हमें धन के लिए काम करने की लत लग जाए। अमीर डैडी कहते थे, अगर एक बार धन के नशे की लत लग जाती है तो फिर उसे छोड़ना काफी मुश्किल होता है। जब मैं बड़ा हो गया और मैंने आर्थिक मदद मांगने के लिए कैलिफोर्निया से उन्हें फोन किया, तब भी वे उस पैटर्न को तोड़ने के लिए तैयार नहीं थे जो उन्होंने माइक और मेरे साथ 9 साल की उम्र में शुरू किया था। उन्होंने हमें बचपन में धन नहीं दिया था और वे अब भी यह सिलसिला शुरू नहीं कर रहे थे। इसके बजाय वे कठोर बने रहे और मुझे धन के लिए काम करने की लत से दूर रखा। वे धन को नशा इसलिए कहते थे क्योंकि वे अक्सर देखते थे कि जब लोगों के पास धन होता है तो वे खुश होते हैं, परंतु जब उनके पास धन नहीं होता तो वे दुखी या चिड़चिड़े हो जाते हैं। जिस तरह हेरोइन के आदी लोग जब नशे का इंजेक्शन ले लेते हैं तो वे मौज में आ जाते हैं, परंतु जब उन्हें हेरोइन नहीं मिलती तो वे चिड़चिड़े और हिंसक हो जाते हैं। वे अक्सर कहते थे, धन के नशे की ताकत के प्रति सावधान रहें। एक बार अगर आप इसे पाने के आदी हो जाते हैं तो यह लत आपको अपने जाल से निकलने नहीं देगी और आप बार बार उसी तरीके से इसे संतुष्ट करना चाहेंगे। दूसरी तरह से कहे तो अगर आप कर्मचारी के रूप में धन कमाते हैं तो आप इसी तरीके से धन कमाने के आदी बन जाते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनकर धन कमाने के आदी हो जाते हैं तो फिर इस आसक्ति को तोड़ना अक्सर मुश्किल होता है, और अगर आप सरकारी अनुदान के आदी हैं तो इसे तोड़ना भी मुश्किल होता है। अमीर डैडी कहते थे, बाएं हिस्से से दाएं हिस्से में जाने का सबसे मुश्किल भाग उस तरीके के प्रति लगाव है जिससे आप धन कमा रहे हैं। यह आदत छोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। यह नशे की लत को छोड़ने जितना मुश्किल काम होता है। इसलिए उन्होंने माइक और मुझे ये प्रबल चेतावनी दी कि हम कभी धन के लिए काम ना करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारे लिए धन हासिल करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि हम अपने खुद के सिस्टम बनाना सीखें। पैटर्न्स। किम और मेरे लिए बी क्वाड्रेंट से आमदनी प्राप्त करने का सबसे मुश्किल हिस्सा यह था कि हमारे अतीत की सारी कंडीशनिंग हमें पीछे रोक रही थी। हम तब और भी परेशान हो जाते थे जब हमारे मित्र हमसे कहते थे, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते। यह हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि हमारा एक हिस्सा भी तनख्वाह की सुरक्षा की ओर जाना चाहता था। अमीर डैडी ने माइक और मुझे समझाया कि धन की दुनिया एक बड़े सिस्टम की तरह है। व्यक्तियों के रूप में हम सीखते हैं कि उस सिस्टम के भीतर हम निश्चित पैटर्न से में कैसे काम करें। उदाहरण के लिए, ई सिस्टम के लिए काम करता है, एस सिस्टम है, बी सिस्टम बनाता है, उसका स्वामी होता है और उसे नियंत्रित करता है, आई सिस्टम में धन का निवेश करता है। अमीर डैडी जिस पैटर्न के बारे में बात कर रहे थे वो हमारे शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का पैटर्न था, जिसके मूल में यह बात थी कि हम स्वाभाविक रूप से धन के विषय की ओर किस प्रकार खींचे चले जाते हैं। अमीर डैडी ने समझाया, जब कोई व्यक्ति धन की आवश्यकता अनुभव करता है तो ई नौकरी की तलाश करेगा, एस अकेले कुछ करेगा, बी धन उत्पन्न करने वाला सिस्टम बनाएगा या खरीदेगा, और आई किसी ऐसी संपत्ति में निवेश करने के अवसर तलाशेगा जिससे धन में वृद्धि हो। पैटर्न बदलना मुश्किल क्यों है? अमीर डैडी कहते थे, पैटर्न को बदलना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आज जीवन के लिए धन अनिवार्य बन चुका है।
कृषि युग में धन इतना महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि धन न होने पर भी भूमि से अन्न, आवास, गर्मी और पानी मिल जाता था। एक बार जब हम औद्योगिक युग में शहरों में आ गए तो धन जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बन गया, बल्कि एक तरह से जीवन का पर्याय भी बन गया। आज तो पानी तक के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। मेरे डैडी ने आगे समझाया कि जब आप ई क्वाड्रेंट से बी क्वाड्रेंट की ओर आते हैं तो आपका वो हिस्सा जो ई की लत से ग्रस्त है या इस बात से डरता है कि जीवन का अंत हो जाएगा, पैर पटकता है और आपको रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। यह उस डूबते आदमी की तरह है जो हवा के लिए छटपटाता है, या भूख से मर रहे उस आदमी की तरह है जो जिंदा रहने के लिए कुछ भी खा लेगा। मेरे डैडी ने मुझे फोन पर समझाया, इस अंदरूनी युद्ध की वजह से ये काम इतना मुश्किल हो जाता है। समस्या इन दोनों के बीच का युद्ध है कि तुम आज क्या हो और कल क्या बनना चाहते हो। सुरक्षा चाहने वाला हिस्सा स्वतंत्रता चाहने वाले हिस्से को साथ युद्ध करने लगता है। सिर्फ तुम ही यह फैसला कर सकते हो कि कौन जीतेगा। तुम या तो बिजनेस बनाओगे या फिर हमेशा के लिए नौकरी खोजने का रास्ता अपनाओगे। अपनी प्रबल भावना को खोजो। अमीर डैडी ने पूछा, क्या तुम सचमुच आगे बढ़ना चाहते हो? हाँ, मैंने जल्दी से कहा। क्या तुम अपने लक्ष्य और इरादे को भूल गए हो? क्या तुम अपनी प्रबल भावना को भूल गए हो? और यह भी कि तुम किस वजह से इस हाल में हो? अमीर डैडी ने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया और थोड़ा चौंका। मैं भूल गया था। मैं टेलीफोन बूथ पर खड़े होकर अपने दिमाग पर जोर डालने लगा ताकि याद कर सकूं कि मैं इस झमेले में किस तरह से फंसा हूं। मैं जानता था। अमीर डैडी ने फोन पर गरजते हुए कहा, तुम अपने सपने को जिंदा रखने के बजाय अपने जिंदा रहने के बारे में ज्यादा चिंतित हो। तुम्हारे डर ने तुम्हारी प्रबल भावना को दरकिनार कर दिया है। आगे बढ़ते रहने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि अपने दिल में लौ को हमेशा जलाए रखो। हमेशा याद रखो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है और तुमने किस इरादे से शुरू किया है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी राह आसान हो जाएगी, परंतु अगर तुम अपने बारे में ज्यादा चिंता करोगे तो तुम्हारा डर तुम्हारी आत्मा को कमजोर करने लगेगा। बिजनेस डर से नहीं, प्रबल भावना से बनते हैं। तुम इतनी दूर तक आ गए हो, मंजिल करीब है, इसलिए आप पीछे मुड़कर मत देखो। मंजिल करीब ही है, इसलिए आप पीछे मुड़कर मत भागो। याद रखो कि तुम क्या करने का इरादा लेकर आए थे, उसे अपने दिल में बिठा लो और लौ को जलाए रखो। तुम कभी भी मैदान छोड़ सकते हो, तो फिर अभी मैदान क्यों छोड़ रहे हो? इस बात के साथ अमीर डैडी ने मुझे शुभकामना दी और फोन रख दिया। वे सही थे। मैं भूल गया था कि मैं इस यात्रा में क्या करने के इरादे से आया था। मैं अपने सपने को भूल गया था और मैंने डर को अपने दिल दिमाग पर हावी होने की इजाजत दे दी थी। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था फ्लैश डांस। इसके गीत का भाव था, अपनी प्रबल भावना के अनुरूप काम करो और इसे करके दिखा दो। मैं अपनी प्रबल भावना को भूल गया था। अब समय था कि या तो मैं इसे करके दिखा दूं या फिर घर वापस लौटकर इसके बारे में सब कुछ भूल जाऊं। मैं कुछ देर वहीं पर खड़ा रहा और फिर मैंने अपने अमीर डैडी के कहे अंतिम शब्दों को याद किया, तुम कभी भी मैदान छोड़ सकते हो, तो फिर अभी मैदान क्यों छोड़ रहे हो? मैंने फैसला किया, मैं तब तक मैदान नहीं छोड़ूंगा जब तक कि अपनी मंजिल को ना पालूं। एक शिक्षक बनना जो सिस्टम का स्वामी हो। अमीर डैडी से फोन पर बात खत्म होने के बाद भी मैं फोन बूथ पर खड़ा रहा। मेरे डर तथा असफलता ने मुझे तोड़ कर रख दिया था और मेरा सपना दरकिनार हो गया था। एक अलग तरह का स्कूल सिस्टम बनाने का सपना, उन लोगों को शिक्षा देने का सपना जो उद्यमी और निवेशक बनना चाहते थे। वहां खड़े खड़े मेरा मस्तिष्क हाई स्कूल के दिनों में पहुंच गया। जब मैं 15 साल का था तो हाई स्कूल की मार्गदर्शक सलाहकार ने मुझसे पूछा था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? क्या तुम अपने डैडी की तरह टीचर बनना चाहते हो? अपने सलाहकार की आंखों में देखते हुए मैंने सीधा जवाब दिया, जो प्रबल विश्वास से भरा था, मैं कभी टीचर नहीं बनूंगा। टीचर बनना वो आखिरी काम है जो मैं करना चाहूंगा। मुझे स्कूल नापसंद नहीं था। दरअसल मैं इससे नफरत करता था। मैं इस बात से नफरत करता था कि मुझे वहां जबरन बैठने के लिए मजबूर किया जाता था और किसी ऐसे व्यक्ति की बात सुनने के लिए विवश किया जाता था जिसे मैं खास पसंद नहीं करता या जिसका मैं सम्मान नहीं करता था। मैं इस बात से नफरत करता था कि मुझे महीनों तक उस व्यक्ति की बातें किसी ऐसे विषय पर सुनना पड़ती थी जिसमें मेरी कोई रुचि नहीं थी। मैं क्लास में बगले झांकता था, पहलू बदलता था, पीछे की बेंच पर समस्याएं पैदा करता था और कभी कभार क्लास में जाने के बजाय गोता भी मार लेता था।
इसलिए जब मेरे मार्गदर्शक सलाहकार ने मुझसे पूछा क्या मैं कैरियर में टीचर बनकर अपने पिता का अनुसरण करूंगा, तो मैं आपे से बाहर हो गया। उस समय मैं ये नहीं जानता था कि प्रबल भावना प्रेम और नफरत का सम्मिश्रण होती है। मुझे सीखना बहुत पसंद था, परंतु मैं स्कूल से नफरत करता था। मुझे वहां बैठने से चिढ़ होती थी, क्योंकि वहां जो बनने की प्रोग्रामिंग की जाती थी वो मैं नहीं बनना चाहता था। क्लास के कई और बच्चे भी मेरे ही तरह महसूस करते थे। शिक्षा संबंधी उल्लेखनीय उदाहरण, विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था, मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार हूं, परंतु मैं हमेशा पढ़ाया जाना पसंद नहीं करता। जॉन अपडाइक ने कहा है, संस्थापक पूर्वजों ने समझदारी पूर्वक ये निर्णय लिया कि बच्चों के कारण माता पिताओं पर अस्वाभाविक तनाव पड़ता है, इसलिए उन्होंने एक जेल बनाई और उसे स्कूल का नाम दे दिया जहां पर शिक्षा नामक सजा दी जाती है। नॉर्मन डगलस ने कहा था, शिक्षा गुंजो की राज्य नियंत्रित निर्माण कंपनी है। एच.एल. मेनकन ने कहा था, मेरा मानना है कि मानवीय अस्तित्व के पूरे काल में स्कूल के दिन सबसे दुख भरे होते हैं। वे बोझिल व समझ में न आने वाले कामों, नए और अप्रिय आदेशों तथा सामान्य ज्ञान और आम शिष्टता की जबरदस्त अवहेलना से भरे होते हैं। गैलीलियो ने कहा था, आप किसी व्यक्ति को कुछ नहीं सिखा सकते, आप सिर्फ उसे अपने भीतर वो चीज खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं। मार्क ट्वेन ने कहा था, मैं कभी स्कूल को अपनी शिक्षा में हस्तक्षेप नहीं करने देता। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कुल मिलाकर बहुत ज्यादा शिक्षा दी जाती है, खासकर अमेरिकी स्कूलों में। मेरे शिक्षित डैडी का तोहफा, मुझे यह उदाहरण मेरे उच्च शिक्षित परंतु गरीब डैडी ने बताए थे। वे भी स्कूल के सिस्टम से चिढ़ते थे, हालांकि वे इसमें सफल हुए थे। वे टीचर इसलिए बने क्योंकि उनका सपना 300 वर्ष पुराने सिस्टम को बदलना था, परंतु इसके बजाय सिस्टम ने उन्हें कुचल कर रख दिया। उन्होंने अपनी प्रबल भावना के अनुरूप काम करते हुए सिस्टम को बदलने की कोशिश की, परंतु सामने चट्टान आ गई। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें बहुत से लोग पैसे कमा रहे थे और कोई भी इसे बदलना नहीं चाहता था, क्योंकि इसे बदलने की आवश्यकता के बारे में बातें बहुत होती थी। शायद मेरी मार्गदर्शक सलाहकार ने भविष्य का पूर्व अनुमान लगा लिया था, क्योंकि वर्षों बाद मैंने सचमुच अपने पिता का अनुसरण किया। मैं बस उनके सिस्टम में उनके पीछे नहीं गया, मैं उसकी प्रबल भावना के अनुरूप काम कर रहा था और अपना खुद का सिस्टम बना रहा था, इसलिए मैं बेघर था। मेरी प्रबल भावना एक ऐसी शैक्षणिक सिस्टम बनाने की थी जो लोगों को अलग तरह से सिखा सके। जब मेरे शिक्षित डैडी को पता चला कि किम और मैं वित्तीय रूप से संघर्ष कर रहे हैं और अपने शैक्षणिक सिस्टम को बनाने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें ये उद्धरण भेजे। उद्धरण वाले पृष्ठ के ऊपर ये शब्द लिखे थे, आगे बढ़ते रहो, प्यार सहित डैडी। उस समय तक मैं ये नहीं जानता था मेरे शिक्षित डैडी सिस्टम से कितने नफरत करते थे, और ये भी कि ये सिस्टम छोटे बच्चों के साथ क्या करता है। परंतु इस प्रोत्साहन के बाद मुझे चीजें समझ में आने लगी। जो प्रबल भावना मुझे चला रही थी, ये वही भावना थी जिसने वर्षों पहले मेरे डैडी को चलाया था। मैं अपने असली डैडी की तरह था और मैंने अनजाने में ही उनकी मशाल थाम ली थी। मैं मूल रूप से एक शिक्षक था, शायद इसलिए मैं सिस्टम से इतनी नफरत करता था। पीछे मुड़कर देखने पर मैं दोनों डैडियों की तरह बन गया हूँ। अपने अमीर डैडी ने से मैंने पूंजीपति बनने के रहस्य सीखे, अपने उच्च शिक्षित डैडी से मैंने शिक्षा के प्रति अनुराग पाया, और अब दोनों डैडियों के सम्मिश्रण से मैं शैक्षणिक सिस्टम के बारे में कुछ कर सकता था। वर्तमान सिस्टम को बदलने की ना तो मेरी कोई इच्छा थी, ना ही मुझ में इतनी क्षमता थी, परंतु मुझ में एक नए सिस्टम को बनाने का ज्ञान था। वर्षों का प्रशिक्षण परिणाम देने लगा। वर्षों तक मेरे अमीर डैडी ने मुझे एक ऐसा व्यक्ति बनने का प्रशिक्षण दिया जो बिजनेस और बिजनेस सिस्टम बना सके। 1977 में मैंने एक निर्माण कंपनी बनाई। ये उस पहली कंपनियों में से थी जो नायलन और वेलक्रो के चमकीले रंग के सर्फर वॉलेट्स बनाती थी। इसके बाद हमने शू पॉकेट बनाया जो बहुत छोटा वॉलेट था। यह भी नायलन और वेल्फ्रा से बना था तथा ये दौड़ने वाले जूतों के फीतों के साथ जुड़ा था। 1978 में जॉगिंग का नया नया फैशन चला था और जॉगिंग करने वाले हमेशा अपने साथ अपनी चाबियां, पैसे या चोट लग जाने की स्थिति में परिचय पत्र रखने की जगह चाहते थे। इसलिए मैंने शू पॉकेट की डिजाइन बनाई और दुनिया में इसकी मार्केटिंग की। हमें तत्काल जबरदस्त सफलता मिली, परंतु जल्द ही इस प्रोडक्ट लाइन और बिजनेस के प्रति मेरी प्रबल भावना खत्म हो गई।
जब मेरी छोटी सी कंपनी को विदेशी प्रतियोगिता के कारण दिक्कत आने लगी तो ये कमजोर होने लगी। ताइवान, कोरिया और हांगकांग जैसे देशों की कंपनियां इससे मिलते जुलते प्रोडक्ट हमारे बाजार में उतार रही थी और उन बाजारों पर कब्जा कर रही थी जिन्हें हमने विकसित किया था। उनकी कीमतें इतनी कम थी कि हम उनसे किसी तरह से प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे। उन्हें बनाने में हमें जितनी लागत आती थी उससे कम कीमत पर वे बाजार में बेच रहे थे। हमारी छोटी सी कंपनी के सामने दो विकल्प थे, उनसे संघर्ष करें या उनके साथ हाथ मिला लें। पार्टनरों को महसूस हुआ कि हम अपने प्रतियोगियों से संघर्ष नहीं कर सकते। जो कंपनियां बाजार में सस्ते सामान की बाढ़ ला रही थी वे बहुत सशक्त थी। वोटिंग के बाद हमने उनसे हाथ मिलाने का फैसला किया। दुखद बात यह थी कि कंपनी को डूबने से बचाने के लिए हमें अपने निष्ठावान और मेहनती स्टाफ के अधिकांश लोगों को बाहर निकालना पड़ा। इससे मेरा दिल टूट गया। जब मैं नई फैक्ट्री को देखने कोरिया और ताइवान गया जिनके साथ हमने निर्माण का अनुबंध किया था तो मेरी आत्मा थोड़ी और कमजोर हो गई। इन मजदूरों को क्रूर और अमानवीय स्थितियों में काम करने के लिए विवश किया जाता था। मैंने देखा कि 5 मजदूर एक के ऊपर बैठे थे और जगह इतनी कम थी कि वहां पर सिर्फ एक ही मजदूर बैठ सकता था। मेरी अंतरात्मा मुझे कचोटने लगी, न सिर्फ अमेरिका में नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों के कारण बल्कि दूसरे देशों में काम कर रहे मजदूरों के कारण भी, जो अब हमारे लिए काम कर रहे थे। हालांकि हमने विदेशी प्रतियोगिता की समस्या सुलझा ली थी और हम एक बार फिर बहुत सा पैसा कमाने लगे थे, परंतु इस बिजनेस में मेरा दिल नहीं लग रहा था और फिर बिजनेस डूबने लगा। इसकी आत्मा चली गई थी क्योंकि मेरी आत्मा चली गई थी। अगर अमीर बनने का मतलब बहुत से कम वेतन वाले कर्मचारियों का शोषण करना है तो मैं अब अमीर नहीं बनना चाहता था। मैं लोगों को कंपनी का कर्मचारी होने के बजाय कंपनी का मालिक बनने की शिक्षा देने के बारे में सोचने लगा। 32 साल की उम्र में मैं शिक्षक बनने लगा था। हालांकि मुझे उस समय इस बात का एहसास नहीं था। बिजनेस डूबने के कारण सिस्टम का अभाव नहीं बल्कि उत्साह या प्रबल भावना का भाव था। जब किम और मैं अपना नया अभियान शुरू कर रहे थे तभी वायलेट कंपनी डूब गई। छटनी आ गई। 1983 में मुझे हवाई विश्वविद्यालय में MBA क्लास के सामने भाषण देने के लिए बुलाया गया। मैंने नौकरी की सुरक्षा के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। वहां मेरी कई बातें लोगों को पसंद नहीं आई। कुछ सालों में आप में से बहुत से लोगों की नौकरियां चली जाएंगी या आप कम तनख्वाह तथा कम सुरक्षा वाली नौकरी करने के लिए विवश होंगे। चूंकि अपने काम के सिलसिले में मुझे दुनिया भर में यात्रा करनी पड़ती थी, इसलिए मैंने अपनी आंखों से सस्ते श्रम और प्रौद्योगिकी के नवीन आविष्कारों की सम्मिलित शक्ति देखी। मुझे यह एहसास होने लगा कि एशिया या यूरोप या रूस या दक्षिण अमेरिका का कर्मचारी दरअसल अमेरिका के कर्मचारियों के साथ प्रतियोगिता कर रहा था। मैं जानता था कि कर्मचारियों और मध्यम स्तर के मैनेजरों के लिए ऊंची तनख्वाह और सुरक्षित नौकरी एक ऐसा विचार था जिसका समय गुजर चुका था। बड़ी कंपनियों को लोगों की संख्या और कर्मचारियों को दी जाने वाले वेतन में जल्द ही कटौती करना पड़ेगी ताकि वे विश्व बाजार में प्रतियोगिता करने में सक्षम हो सके। मुझे फिर कभी हवाई विश्वविद्यालय में नहीं बुलाया गया। कुछ सालों बाद छटनी आम हो गई। जब भी किसी बड़ी कंपनी का विलय होता था या कर्मचारियों की संख्या जरूरत से ज्यादा हो जाती थी तो छटनी हो जाती थी। जब भी मालिक अपने शेयर होल्डर्स को खुश करना चाहते थे तो छटनी हो जाती थी। हर छटनी के साथ मैंने ऊपर के लोगों को अमीर बनते और नीचे के लोगों को कीमत चुकाते देखा। इसलिए जब मैं किसी को ये कहते सुनता था मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में इसलिए भेज रहा हूं ताकि उसे एक अच्छी सुरक्षित नौकरी मिल सके तो मैं सहम जाता था। नौकरी के लिए तैयार होना अल्पकाल के लिए अच्छा विचार था, परंतु दीर्घकाल के लिए यह पर्याप्त नहीं था। धीमे धीमे परंतु निश्चित रूप से मैं शिक्षक बन रहा था। अपनी प्रबल भावना के आसपास सिस्टम बनाएं। हालांकि मेरी निर्माण कंपनी एक बार फिर उठ खड़ी हुई थी और अच्छा प्रदर्शन करने लगी थी, परंतु मेरी प्रबल भावना जा चुकी थी। मेरे अमीर डैडी ने मेरी कुंठा को सारांश में कहा, स्कूल के दिन खत्म हो चुके हैं, अब अपने दिल के आसपास सिस्टम बनाने का समय आ चुका है। अपनी प्रबल भावना के आसपास सिस्टम बनाओ। निर्माण कंपनी को जाने दो और वह बनाओ जिसे तुम प्रबलता से बनाना चाहते हो। तुमने मुझसे अच्छी तरह सीखा है, परंतु तुम अब भी अपने पिता के पुत्र हो। तुम और तुम्हारे डैडी आत्मा की गहराई में शिक्षक हो। किम और मैं नई शिक्षण विधियों को सीखने के लिए अपना बुरिया बिस्तर लेकर कैलिफोर्निया चले गए ताकि हम उन विधियों के द्वारा एक बिजनेस बना सकें।
अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले ही हमारा पैसा खत्म हो गया और हम सड़क पर आ गए। मेरे अमीर डैडी की फोन आया, पास में खड़ी मेरी पत्नी, खुद पर गुस्सा और प्रबल भावना की लौ दोबारा भड़कना, इन सब कारणों से हम उस दलदल से बाहर निकले जिसमें हम फंसे हुए थे। जल्द ही हम कंपनी बनाने लगे। शिक्षण विधियों का प्रयोग करके हमने जो शैक्षणिक कंपनी बनाई वो पारंपरिक स्कूलों की तकनीक के बिल्कुल विपरीत थी। विद्यार्थियों को चुपचाप बैठा कर रखने के बजाय हमने उन्हें सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित किया। लेक्चर के माध्यम से सिखाने के बजाय हमने खेल खेल में सिखाया। हमने इस बात पर जोर दिया कि हमारे शिक्षक उबाऊ होने के बजाय रोचक बने। शिक्षकों के बजाय हमने ऐसे बिजनेसमैनों को बुलाया जिन्होंने दरअसल अपनी खुद की कंपनियां शुरू की थी और उन्होंने हमारे यहाँ आकर सिखाया। हमारे यहाँ शिक्षक विद्यार्थियों को ग्रेड नहीं देते थे, बल्कि विद्यार्थी शिक्षक को ग्रेड देते थे। अगर किसी शिक्षक को खराब ग्रेड मिलता था तो या तो उसे गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरना पड़ता था या फिर उसे निकाल दिया जाता था। हमारी शैक्षणिक कंपनी में प्रवेश के मानदंड उम्र, शैक्षणिक पृष्ठभूमि, लिंग और धार्मिक विश्वास नहीं थे। हम सिर्फ ये चाहते थे कि सीखने और जल्दी सीखने की गंभीर इच्छा हो। अंततः हम साल भर की अकाउंटिंग एक दिन में सिखाने में सक्षम हो गए। हालांकि हमारे ज्यादातर विद्यार्थी वयस्क थे, परंतु कई युवा भी थे। कुछ तो 16 साल के थे जो 60 साल के उच्च शिक्षित और उचित तनख्वाह पाने वाले बिजनेस एग्जीक्यूटिव के साथ बैठकर सीख रहे थे। परीक्षाओं के आधार पर प्रतियोगिता कराने के बजाय हमने उनसे टीम के रूप में सहयोग करने को कहा। फिर हमने उसी परीक्षा में भाग लेने वाली टीमों के बीच प्रतियोगिताएं रखी। ग्रेड के लिए प्रयास करने के बजाय हमने आर्थिक पुरस्कार रखा। वह आर्थिक पुरस्कार जीतने वाली टीम को मिलता था। प्रतियोगिता और टीम के रूप में अच्छा प्रदर्शन करने की लालसा बहुत प्रबल थी। शिक्षक को क्लास को प्रेरित करने की आवश्यकता ही नहीं थी। एक बार जब सीखने वाली प्रतियोगिता शुरू हो जाती थी तो शिक्षक को बस रास्ते से दूर हटना पड़ता था। टेस्ट के समय शांति के बजाय आमतौर पर चीखना चिल्लाना सुनाई देता था तथा हंसी और आंसू दिखते थे। लोग सीखने के बारे में रोमांचित थे, उन्हें सीखने में मजा आ रहा था तथा वे और अधिक सीखना चाहते थे। हमने सिर्फ 2 विषयों में शिक्षा देने पर ध्यान केंद्रित किया, उद्यमिता और निवेश, यानी क्वाड्रेंट के बी और आई पहलू। जो लोग हमारी शिक्षण शैली में इन विषयों को सीखना चाहते थे वे झुंड में चले आए। हमने कोई विज्ञापन नहीं दिया। हमारा प्रचार लोगों की प्रशंसा के माध्यम से हुआ। हमारे पास वे लोग आने लगे जो नौकरियों की तलाश करने के बजाय नौकरियां देना चाहते थे। एक बार जब मैंने टेलीफोन बूथ पर मैदान नहीं छोड़ने का फैसला कर लिया तो चीजें आगे बढ़ने लगी। 5 साल से भी कम समय में हमने एक $multi-million बिजनेस बना लिया जिसके दुनिया भर में 11 ऑफिस थे। हमने शिक्षण का एक नया सिस्टम बना लिया था और बाजार इसे पसंद करता था। यह हमारी प्रबल भावना के कारण संभव हुआ था, क्योंकि प्रबल भावना और अच्छा सिस्टम डर तथा अतीत को प्रोग्रामिंग को हरा सकता है। शिक्षक अमीर हो सकता है। जब भी मैं शिक्षकों को ये कहते सुनता हूँ उन्हें पर्याप्त धन नहीं मिलता तो मैंने मन में उनकी प्रति सहानुभूति जागती है। विसंगति यह है वे अपने ही सिस्टम के प्रोग्रामिंग के शिकार हैं। वे शिक्षक बनने को बी आई क्वाड्रेंट के दृष्टिकोण से देखने के बजाय ई क्वाड्रेंट के दृष्टिकोण से देखते हैं। याद रखें कि आप किसी भी क्वाड्रेंट में जो भी बनना चाहते हो बन सकते हैं। शिक्षक भी हम जो बनना चाहते हैं बन सकते हैं। हमें से अधिकांश में सभी क्वाड्रेंट में सफल होने की क्षमता होती है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम सफल होने के लिए कितने संकल्पवान हैं। जैसा मेरे अमीर डैडी ने कहा था, कंपनियां डर से नहीं प्रबल भावना से बनती हैं। क्वाड्रेंटों को बदलने की समस्या अक्सर हमारे अतीत की कंडीशनिंग में पाई जाती है। हमें से कई लोग ऐसे परिवारों से आए हैं जहां डर की भावना प्रमुख प्रेरक शक्ति थी ताकि हम एक खास तरह से सोचें और काम करें। उदाहरण के लिए, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा और तुम्हारे दोस्त तुम पर हंसेंगे। अगर तुम यूं ही मुंह बनाते रहोगे तो तुम्हारा मुंह इसी तरह टेढ़ा रह जाएगा। और सबसे शानदार, अगर तुम अच्छे नंबर नहीं लाओगे तो तुम्हें सुरक्षित और उचित तनख्वाह वाली नौकरी नहीं मिलेगी। आज बहुत से लोगों के पास अच्छे नंबर हैं, परंतु सुरक्षित और उचित तनख्वाह वाली नौकरियां बहुत कम बची हैं, खासतौर पर जिनमें रिटायरमेंट योजनाओं जैसे अतिरिक्त लाभ हों। जिनके पास अच्छे नंबर हैं उन्हें आज अपने बिजनेस का ध्यान रखने की जरूरत है
और ऐसी नौकरी खोजने की जरूरत नहीं जहां पे बाकी सबके बिजनेस का ध्यान रखें। बाएं हिस्से में खतरा है। मैं कई मित्रों को जानता हूं जो अभी किसी नौकरी या पद में सुरक्षा की तलाश करते हैं। विसंगति यह है, प्रौद्योगिकी का काफिला बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। नौकरियों के बाजार में बने रहने के लिए हर व्यक्ति को लगातार नवीनतम प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित होने की आवश्यकता होगी। अगर आपको पुनः शिक्षित होना ही है तो क्यों ना क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में आवश्यक योग्यताओं को सीखने में कुछ समय लगाया जाए। अगर लोग ये देख सकें जो मैं दुनिया भर में यात्रा करते हुए देखता हूं, तो वे अधिक सुरक्षा की तलाश नहीं करेंगे। सुरक्षा एक मिथक है, एक भ्रम है। कुछ नया सीखो और इस नए संसार का सामना करो, इससे मुंह मत छुपाओ। मेरी राय में यह सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए भी जोखिम भरा है। अगर वे बीमार पड़ जाते हैं, घायल हो जाते हैं या मर जाते हैं तो उनकी आय पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उम्र बढ़ने के साथ मैं अपनी उम्र के ऐसे बहुत से सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों से मिलता हूं जो कड़ी मेहनत के कारण शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से थक चुके हैं। व्यक्ति जितना ज्यादा थका होता है वो उतना ही ज्यादा असुरक्षित महसूस करता है और उसकी दुर्घटना का जोखिम उतना ही बढ़ जाता है। दाएं हिस्से में अधिक सुरक्षा है। विसंगति यह है, क्वाड्रेंट का दायां हिस्सा दरअसल अधिक सुरक्षित है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास एक सुरक्षित सिस्टम है जो कम से कम मेहनत के कारण अधिक से अधिक धन उत्पन्न करता है, तो आपको नौकरी की सचमुच जरूरत नहीं है। आपको अपने नौकरी छूटने की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। आपको अपने आप के भीतर जीवन जीने की भी जरूरत नहीं है। अपने संसाधनों से कम में जीने के बजाय अपने संसाधन बढ़ा लें। अधिक धन कमाने के लिए सिर्फ अपने सिस्टम का विस्तार करें और अधिक लोगों को नौकरी पर रख लें। उच्च स्तरीय निवेशक बाजार के ऊपर या नीचे जाने के बारे में चिंतित नहीं होते, क्योंकि उनका ज्ञान दोनों ही स्थितियों में धन कमाने में उनकी मदद करेगा। अगर बाजार धराशायी हो जाता है और या अगले 30 सालों में मंदी आ जाती है तो कई बेबी बूमर्स दहशत में आ जाएंगे और रिटायरमेंट के लिए अलग रखा अपना अधिकांश धन गंवा देंगे। अगर ये उनके बुढ़ापे में होता है तो रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें मजबूरन काम करना पड़ेगा जब तक कि वे ऐसा कर पाए। जहां तक धन गंवाने के डर का सवाल है, प्रोफेशनल निवेशक वे होते हैं जो अपने धन का कम से कम जोखिम लेते हैं और इसके बावजूद अधिकतम लाभ प्राप्त करते हैं। मुसीबतों का सामना तो वे करते हैं जो निवेश के बारे में बहुत कम जानते हैं, जो जोखिम लेते हैं और बदले में बहुत कम लाभ प्राप्त करते हैं। मेरे दृष्टिकोण से सारा जोखिम क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में है, बाएं हिस्से में है। बायां हिस्सा अधिक जोखिम भरा क्यों है? अगर आप अंक नहीं पढ़ सकते तो आपको हर एक की राय लेनी चाहिए। मेरे डैडी ने कहा, मकान खरीदने के मामले में तुम्हारे डैडी अंधों की तरह अपने बैंकर की यह राय मान लेते हैं कि उनका मकान संपत्ति है। माइक और मैंने दोनों ने ही यह महसूस किया कि वे अंधे शब्द पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। बाएं हिस्से के अधिकांश लोगों को वित्तीय अंकों की कुशलता की उतनी जरूरत नहीं होती, परंतु अगर आप क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में सफल होना चाहते हैं तो अंक आपकी आंखें बन जाते हैं। आंकड़े आपको देखने में सक्षम बनाते हैं जो अधिकांश लोग नहीं देख सकते। अमीर डैडी ने आगे कहा, माइक ने कहा, आपका मतलब है सुपरमैन की एक्सरे दृष्टि की तरह। अमीर डैडी मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए बोले, बिल्कुल। आंकड़ों, वित्तीय सिस्टमों और बिजनेस सिस्टमों को पढ़ने की योग्यता आपको वह दृष्टि देती है जो सामान्य लोगों में नहीं मिलती। वे भी इस मूर्खता पर हंसे। वित्तीय दृष्टि होने पर जोखिम कम हो जाता है, वित्तीय अंधेपन से जोखिम बढ़ जाता है, परंतु आपको इस दृष्टि की जरूरत तभी होती है जब आप क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में काम करना चाहते हो। दरअसल बाएं हिस्से के लोग शब्दों में सोचते हैं, जबकि दाएं हिस्से में सफल होने के लिए, खासकर आई क्वाड्रेंट में सफल होने के लिए, आपको शब्दों में नहीं अंकों में सोचना चाहिए। सिर्फ शब्दों में सोचने की आदत हो तो निवेशक बनने की कोशिश करना सचमुच जोखिम भरा है। मैंने पूछा, क्या आप ये कह रहे हैं क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से के लोगों को वित्तीय अंकों की जानकारी की जरूरत नहीं है? अमीर डैडी बोले, उनमें से अधिकांश लोगों को तो जरूरत नहीं है, जब तक वे ई या एस की सीमा के भीतर रहकर काम करने में ही संतुष्ट हैं, तब तक स्कूल में सीखे गए अंक ही पर्याप्त हैं। परंतु अगर वे दाएं हिस्से में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वित्तीय अंकों और सिस्टमों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप छोटा सा बिजनेस बनाना चाहते हैं
तो आपको अंकों में महारत हासिल करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अगर आप कोई बड़ा विश्वव्यापी बिजनेस बनाना चाहते हैं तो शब्द नहीं अंक ही सब कुछ बन जाते हैं। इसलिए इतनी सारी बड़ी कंपनियां अक्सर बिन काउंटर्स द्वारा चलाई जाती हैं। अमीर डैडी ने अपने सबक को जारी रखते हुए कहा, अगर तुम धन के क्षेत्र में दाएं हिस्से में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें तथ्य और राय के बीच का फर्क मालूम होना चाहिए। तुम अंधों की तरह वित्तीय सलाह नहीं मान सकते जैसा बाएं हिस्से के लोग करते हैं। तुम्हें अंकों का ज्ञान होना चाहिए, तुम्हें तथ्यों का ज्ञान होना चाहिए और अंक तुम्हें तथ्य बता देंगे। जोखिम लेने के लिए भुगतान कौन करता है? अमीर डैडी ने पूछा। बायां हिस्सा अधिक जोखिम भरा तो है ही, उस हिस्से के लोग जोखिम लेने के लिए भुगतान भी करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने पूछा। क्या जोखिम लेने के लिए हर व्यक्ति भुगतान नहीं करता? अमीर डैडी बोले, नहीं, दाएं हिस्से के लोग तो नहीं करते। क्या आप ये कहना चाहते हैं बाएं हिस्से के लोग जोखिम लेने के लिए भुगतान करते हैं और दाएं हिस्से के लोग जोखिम लेने के लिए भुगतान लेते हैं? मेरा बिल्कुल यही मतलब है, अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह बाएं हिस्से और दाएं हिस्से में सबसे बड़ा अंतर है, इसलिए बायां हिस्सा दाएं हिस्से से ज्यादा जोखिम भरा है। मैंने पूछा, क्या आप मुझे कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल, अमीर डैडी बोले। अगर तुम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो वित्तीय जोखिम कौन लेता है, तुम या कंपनी? मुझे लगता है मैं ही लेता हूं। मैंने कहा। मैं भी दुविधा में था। और अगर मैं एक मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी हूं और मैं तुम्हारी सेहत का बीमा करता हूं और तुम्हारे स्वास्थ्य का जोखिम लेता हूं तो क्या मैं तुम्हें भुगतान करता हूं? नहीं, मैंने कहा। अगर मेरी सेहत का बीमा होता है और बीमा कंपनी जोखिम लेती है तो भुगतान मैं करता हूं। यह सही है, अमीर डैडी बोले। मुझे आज तक कोई ऐसी बीमा कंपनी नहीं मिली जो तुम्हारी सेहत या दुर्घटना का जोखिम उठाने को तैयार हो और इस बात के लिए तुम्हें भुगतान कर दे, परंतु बाएं हिस्से के लोग यही करते हैं। माइक बोला, यह थोड़ा उलझन भरा है, अभी यह पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा है। अमीर डैडी मुस्कुराए। एक बार जब तुम दाएं हिस्से को अच्छी तरह से समझ जाओगे तो तुम्हें ज्यादा स्पष्टता से अंतर दिखने लगेंगे। अधिकांश लोग ये नहीं जानते कि इससे कोई अंतर है। वे बस ये मान लेते हैं कि हर चीज जोखिम भरी है और वे इसके लिए भुगतान करते हैं। परंतु समय के साथ जब तुम क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में अधिक अनुभवी और शिक्षित हो जाओगे तो तुम्हारी दृष्टि ज्यादा पैनी हो जाएगी और तुम वे चीजें देखने लगोगे जो बाएं हिस्से के लोग नहीं देख सकते। तुम अपनी खुद की वित्तीय दृष्टि विकसित कर लोगे जब तुम्हें दूसरे लोगों की राय मानने की जरूरत नहीं होगी, भले ही यह तुम्हारा बैंकर, स्टॉक ब्रोकर या अकाउंटेंट हो। तुम देखने में सक्षम हो जाओगे तथा वित्तीय तथ्य और वित्तीय राय के बीच के फर्क को जान लोगे। ये एक अच्छा दिन था। दरअसल जहां तक मुझे याद है ये सबसे अच्छे सबकों में से एक था। इसने मेरा मस्तिष्क उन चीजों की तरफ खोल दिया जिन्हें मेरी आंखें नहीं देख सकती थी। अंकों से जोखिम घटता है। मुझे नहीं लगता कि आपने अमीर डैडी के इन आसान सबकों के बिना मैं अपनी प्रबल भावना के अनुरूप काम कर पाता और अपने सपनों के शिक्षण तंत्र को बना पाता। मैं दावे से कह सकता हूं कि वित्तीय साक्षरता और निपुणता पर अगर उन्होंने इतना जोर नहीं दिया होता तो मैं इतनी समझदारी से निवेश नहीं कर सकता था और बहुत कम पैसा लगाने के बावजूद इतना ज्यादा लाभ नहीं कमा सकता था। मुझे ये बात हमेशा याद है कि प्रोजेक्ट जितना बड़ा होगा और आप जितनी तेजी से सफल होना चाहते होंगे आपको उतना ही ज्यादा सटीक रहना होगा। अगर आप धीरे धीरे अमीर बनना चाहते हैं या पूरे जीवन सिर्फ काम करते रहना चाहते हैं तथा किसी और को अपने धन का मैनेजमेंट सौंपना चाहते हैं तो आपको उतना सटीक रहने की जरूरत नहीं है। आप जितनी तेजी से अमीर बनना चाहते हैं आपको अंकों के मामले में उतना ही ज्यादा सटीक बनना होगा। अच्छी खबर यह है कि प्रौद्योगिकी की प्रगति और नए उत्पादों के कारण आज अपना खुद का सिस्टम बनाने की आवश्यक योग्यताएं सीखना और तेजी से वित्तीय साक्षरता प्राप्त करना बहुत आसान हो गया है। आप तेजी से जा सकते हैं परंतु शॉर्टकट पर ना चलें। अपने टैक्स को कम करने के लिए एक बड़ा मकान खरीद लें और अधिक गहरे कर्ज में डूब जाएं ताकि आपको टैक्स में छूट मिल सके। आपका मकान आपका सबसे बड़ा निवेश होना चाहिए। बेहतर होगा कि आप अभी खरीद लें क्योंकि कीमतें हमेशा बढ़ती हैं। धीरे धीरे अमीर बने, अपने संसाधनों से कम में गुजारा करें। अगर आप क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से के लिए आवश्यक विषयों का अध्ययन करने और उनके बारे में सीखने का समय निकालेंगे तो इस तरह के वाक्यों में आपको समझदारी नहीं दिखेगी। ये क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से वाले व्यक्ति को तो समझदारी पूर्ण लग सकते हैं
परंतु दाएं हिस्से वाले व्यक्ति को नहीं। आप जो चाहे कर सकते हैं, जितनी तेजी से चाहे जा सकते हैं, जितना ज्यादा धन कमाना चाहे कमा सकते हैं, परंतु आपको कीमत चुकाना होगी। आप तेजी से जा सकते हैं, परंतु याद रखें, लक्ष्य तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। यह पुस्तक जवाबों के बारे में नहीं है। यह पुस्तक वित्तीय चुनौतियों और लक्ष्यों को एक अलग दृष्टिकोण से देखने के बारे में है। ऐसी बात नहीं है कि एक दृष्टिकोण दूसरे से बेहतर है, परंतु ज्यादा स्मार्ट तरीका यह है कि आपके पास एक से ज्यादा दृष्टिकोण हो। आगामी अध्याय पढ़ते समय आप वित्त, बिजनेस और जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देखना शुरू करेंगे। यहाँ पर अध्याय 7 समाप्त होता है। अब शुरू होता है अध्याय 8 लेसन नंबर 8, जिसका टाइटल है मैं अमीर कैसे बनूं। जब मुझसे पूछा जाता है आपने अमीर बनने का फार्मूला कहाँ सीखा, तो मैं जवाब देता हूँ बचपन में मोनोपोली का खेल खेलकर। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं मजाक कर रहा हूँ और बाकी ये उम्मीद करते हैं मैं इस चुटकुले को आगे बढ़ाऊंगा। बहरहाल ये कोई मजाक या चुटकुला नहीं है। मोनोपोली में अमीर बनने का फार्मूला बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। ये तरीका खेल में जितनी अच्छी तरह काम करता है, उतनी ही अच्छी तरह ये असली जिंदगी में भी काम करता है। 4 हरे घर, 1 लाल होटल। अगर आपने मोनोपोली नामक खेल खेला हो तो आपको याद होगा इसमें दौलतमंद बनने का रहस्य आसान है। आपको सिर्फ 4 हरे घर खरीदना है और फिर उनके एवज में एक बड़ा लाल होटल खरीदना है। अमीर बनने के लिए बस इतना ही करना होता है। मैं और मेरी पत्नी दौलत के इसी निवेश फार्मूले का प्रयोग करते हैं। जब रियल एस्टेट मार्केट बहुत बुरे दौर में था, तब हमने अपने सीमित धन से छोटे मकान खरीदे। हम जितने ज्यादा मकान खरीद सकते थे खरीदते रहे। बाद में जब मार्केट की हालत सुधर गई तो हमने अपने 4 हरे मकान बेचकर एक बड़ा लाल होटल खरीद लिया। आज हम वित्तीय रूप से स्वतंत्र हैं और हमें कभी काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने बड़े लाल होटल, अपार्टमेंट हाउसेस और वेयर हाउसेस से हमें अपने खर्च के लिए पर्याप्त कैश फ्लो मिल जाता है। ये तरीका हैमबर्गर्स के लिए भी काम करता है। अगर आप रियल एस्टेट को पसंद ना करते हो तो आपके लिए इससे भी आसान तरीका मौजूद है। आप एक अच्छा सा हैमबर्गर बना लें और हैमबर्गर बिजनेस शुरू करके उसके फ्रेंचाइजी बना लें। कुछ ही सालों में आपका कैश फ्लो इतना बढ़ जाएगा और आपके पास इतना धन आने लगेगा कि आप उसे खर्च नहीं कर पाएंगे। सच्चाई तो यह है कि असाधारण दौलत पाने का मार्ग इतना ही आसान है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस हाईटेक दुनिया में प्रचुर दौलत के सिद्धांत आसान और लो टेक होते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि अमीर बनने के लिए सिर्फ सामान्य ज्ञान की जरूरत होती है, परंतु दुर्भाग्य से सामान्य ज्ञान सामान्य नहीं है। उदाहरण के लिए मुझे इसमें कोई समझदारी नहीं दिखती कि पैसे का नुकसान उठाने और कर्ज भरी जिंदगी गुजारने के लिए लोगों को टैक्स में छूट दी जाती है, या फिर अपने मकान को संपत्ति कहने में, जबकि दरअसल ये एक ऐसा दायित्व है जो हर दिन आपके नगद को निकलता जाता है, या फिर एक ऐसी सरकार होने में जो हर दिन जितना टैक्स वसूल करती है उससे ज्यादा खर्च कर देती है। इसके अलावा मुझे इस बात में भी समझदारी नहीं दिखती कि बच्चे को धन के बारे में सिखाने के बजाय उसे नौकरी पाने की प्रत्याशा में अध्ययन करने के लिए स्कूल भेजा जाए। अमीर लोग जो करते हैं उसे करना आसान है। अमीर लोग जो करते हैं वो बहुत आसान है। बहुत से अमीर लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इसका एक कारण यह है कि दौलतमंद बनने का करने वाला हिस्सा आसान है। अमीर बनने के लिए आपको स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। अमीर बनने का करने वाला हिस्सा निश्चित रूप से रॉकेट विज्ञान नहीं है, जिसे करना बहुत जटिल हो। मैं एक बेहतरीन पुस्तक को पढ़ने की सलाह देता हूँ, नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। मैंने अपनी किशोरावस्था में ये पुस्तक पढ़ी थी और इसने मेरे जीवन की दिशा पर बहुत प्रभाव डाला। दरअसल मेरे अमीर डैडी ने ही मुझे ये पुस्तक और इस जैसी अन्य पुस्तकें पढ़ने की सलाह दी थी। इसका शीर्षक सोचिए और अमीर बनिए क्यों है। इसका शीर्षक कड़ी मेहनत करिए और अमीर बनिए क्यों नहीं है, या फिर नौकरी करिए और अमीर बनिए क्यों नहीं है। इस शीर्षक के पीछे एक अच्छा कारण है। सच्चाई यह है कि जो लोग सबसे कड़ी मेहनत करते हैं वे अमीर नहीं बनते। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सोचने की जरूरत है। भीड़ के पीछे पीछे चलने के बजाय स्वतंत्रता से सोचे। मेरी राय में अमीरों का एक बहुत बड़ा गुण यह होता है कि वे बाकी सबसे अलग हटकर सोचते हैं। अगर आप सबकी तरह काम करते हैं तो अंततः आपके पास भी वही होगा जो सबके पास है, और अंत में अधिकांश लोगों के पास वर्षों की कड़ी मेहनत,
अन्यायपूर्ण टैक्स और जिंदगी भर का कर्ज ही बचता है। जब कोई मुझसे पूछता है क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से से दाएं हिस्से में आने के लिए मुझे क्या करना है, तो इसके जवाब में मैं ये कहता हूं, आपको अपना काम करने के तरीके को बदलने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको अपने सोचने के तरीके को बदलने की जरूरत है। दूसरे शब्दों में, जो किया जाना है उसे करने के लिए आपको होने की जरूरत है। क्या आप इस तरह के व्यक्ति हैं जो सोचता है कि 4 हरे घर खरीदना और उन्हें एक लाल होटल में बदलना आसान है, या उस तरह के व्यक्ति हैं जो सोचता है कि 4 हरे घर खरीदना और उन्हें एक लाल होटल में बदलना मुश्किल है? वर्षों पहले मैं लक्ष्य निर्धारित करने की एक कक्षा में था। ये 1970 के दशक की मध्य की बात थी और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं शनिवार और रविवार के सुंदर दिनों को बर्बाद करने के अलावा $150 खर्च करके लक्ष्य निर्धारण करना सीख रहा था। बेहतर यह होता कि मैं सर्फिंग कर रहा होता। इसके बजाय यहाँ मैं लक्ष्य बनाना सिखाने के लिए किसी को भुगतान कर रहा था। मेरा कई बार मन हुआ कि मैं अपने कदम पीछे हटा लूं, परंतु मैंने उसे क्लास से जो सीखा उसकी वजह से मुझे जीवन की मनचाही चीजों को हासिल करने में बहुत मदद मिली। प्रशिक्षक ने बोर्ड पर ये 3 शब्द लिखे, होना, करना, पाना। फिर उसने कहा, इन 3 शब्दों में पाना वाला हिस्सा लक्ष्य है। लक्ष्य इस तरह के होते हैं जैसे सुंदर शरीर पाना, आदर्श संबंध पाना, लाखों डॉलर पाना, अच्छी सेहत पाना या शोहरत पाना। एक बार जब अधिकांश लोग ये पता लगा लेते हैं कि वे क्या पाना चाहते हैं या उनका लक्ष्य क्या है, तब इस तरह की बात की सूची बनाने लगते हैं कि उन्हें क्या करना है। सबसे अधिक प्रशिक्षक ने आदर्श शरीर के लक्ष्य का प्रयोग किया। जब लोग आदर्श शरीर पाना चाहते हैं तो अधिकांश लोग क्या करते हैं, वे डाइटिंग करने लगते हैं और जिम जाने लगते हैं। ये सिलसिला कुछ सप्ताह तक चलता है, परंतु इसके बाद उनमें से ज्यादातर दोबारा फ्रेंच फ्राइज और पिज्जा की अपनी पुरानी डाइट पर लौट आते हैं और जिम जाने की बजाय टीवी पर बेसबॉल देखने लगते हैं। ये होने के बजाय करने का उदाहरण है। महत्वपूर्ण चीज डाइटिंग नहीं है, महत्वपूर्ण तो आप हैं जिसे डाइट का अनुसरण करने के लिए कुछ होना पड़ता है। फिर भी हर साल करोड़ों लोग दुबले होने के लिए आदर्श डाइट का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। वे इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि उन्हें क्या करना है और इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि उन्हें क्या बनना या होना है। अगर आपके विचार नहीं बदलते हैं तो सिर्फ आहार बदलने से कोई फायदा नहीं होगा। फिर प्रशिक्षक ने गोल्फ का उदाहरण देकर समझाया। अधिकांश लोग अपने खेल को सुधारने की आशा में नए गोल्फ क्लब्स खरीदते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि अगर वे प्रोफेशनल्स गोल्फ खिलाड़ी के नजरिए, मानसिकता और विश्वासों से शुरुआत करें तो उनकी सफलता की संभावना अधिक होगी। गोल्फ का खराब खिलाड़ी नए गोल्फ क्लब्स होने के बाद भी खराब खिलाड़ी ही होगा। फिर उसने निवेश के विषय में यह कहा, कई लोग सोचते हैं कि स्टॉक या म्यूचुअल फंड खरीदने से ही वे अमीर बन जाएंगे, परंतु सिर्फ स्टॉक, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट और बॉन्ड खरीदने से ही आप अमीर नहीं बन जाते हैं। प्रोफेशनल्स निवेशक जो करते हैं वही करना वित्तीय सफलता की गारंटी नहीं है। चाहे आप कोई सा भी शेयर, बॉन्ड, रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड खरीद लें, जिसकी मानसिकता पराजितों वाली होगी वो हमेशा पराजित ही होगा। इसके बाद उसने एक आदर्श रोमांटिक जीवन साथी पाने का उदाहरण दिया। इतने सारे लोग अपने सपनों के आदर्श जीवन साथी की तलाश में बार, ऑफिस या चर्च में जाते हैं। वे सही व्यक्ति की तलाश करते हैं, परंतु वे सही व्यक्ति होने का मेहनत नहीं करते। यहाँ पर प्रशिक्षक ने एक उदाहरण देकर समझाया। वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत से लोग अपने जीवन साथी को बदलने की कोशिश करते हैं। अक्सर जीवन साथी को बदलने की कोशिश करने में विवाद छिड़ जाते हैं। उसे बदलने की कोशिश करने के बजाय पहले खुद को बदलना बेहतर है। अपने जीवन साथी को बदलने पर मेहनत करने के बजाय उसके बारे में अपने विचारों को बदलने पर मेहनत करें। जब प्रशिक्षण देने वाली महिला संबंधों के विषय में बोल रही थी तो मुझे अपनी पहचान के कई ऐसे लोग याद आ गए जो दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे थे परंतु जरा भी सफल नहीं हो पा रहे थे। वे हर एक को बदलना चाहते थे परंतु खुद को नहीं बदलना चाहते थे। धन के अपने उदाहरण में प्रशिक्षक ने कहा, और जब धन की बात आती है तो कई लोग अमीरों जैसे काम करने की कोशिश करते हैं और अमीरों जैसी कई चीजें चाहते हैं। इसलिए वे अमीरों की तरह दिखने वाला मकान या कार खरीद लेते हैं और अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेजते हैं जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। इसका परिणाम यह होता है वे लोग ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं और ज्यादा कर्ज पाते हैं, जिस वजह से उन्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो सचमुच अमीर लोग नहीं करते हैं।
मैं कमरे में पीछे बैठा सहमति में अपना सिर हिला रहा था। इस विषय को समझते समय मेरे अमीर डैडी ने अलग शब्दों का प्रयोग किया था। वे अक्सर मुझसे कहा करते थे, लोग सोचते हैं कि धन के लिए कड़ी मेहनत करने से वे अमीर बन जाएंगे या फिर ऐसी चीजें खरीदने से जिनसे वे अमीर दिख सकें। अधिकांश मामलों में ऐसा नहीं होता। इससे वे सिर्फ अधिक थक जाते हैं। लोग इसे अपने पड़ोसियों की बराबरी करना कहते हैं, और अगर आप ध्यान से अपने पड़ोसियों की तरफ देखें तो वे थक चुके हैं। वीकेंड की उस कक्षा के दौरान मुझे अपने अमीर डैडी की बातों में समझदारी नजर आने लगी। वर्षों तक उन्होंने बहुत संयमित जीवन जिया। उन्होंने अपने बिल चुकाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं की, बल्कि संपत्तियां बनाने के लिए मेहनत की। वे हमेशा एक आम आदमी की तरह नजर आते थे। वे महंगी कार चलाने के बजाय पिकअप ट्रक चलाते थे। 40 साल की उम्र में जाकर वे वित्तीय पावर हाउस के रूप में उभरे। जब उन्होंने हवाई में रियल एस्टेट की एक बड़ी जायदाद खरीदी, तब जाकर लोगों ने उन पर ध्यान दिया। जब उनका नाम अखबार में उछला, तब जाकर लोगों को एहसास हुआ कि यह साधारण सा दिखने वाला आदमी कई कंपनियों और रियल एस्टेट की बहुत सी बेशकीमती जायदादों का मालिक है। जब अमीर डैडी बोलते थे तो उनके बैंकर सुनते थे। बहुत कम लोगों ने उस छोटे से घर को देखा था जिसमें वे रहते थे। जब उनके पास काफी धन और संपत्तियों से कैश फ्लो आने लगा, तब उन्होंने अपने परिवार के लिए एक बड़ा मकान खरीदा। उन्होंने कर्ज नहीं लिया, उन्होंने नकद भुगतान किया। लक्ष्य निर्धारण पर उस कक्षा में के बाद मैंने महसूस किया कि कई लोग अमीरों जैसा काम करने की कोशिश करते हैं और वह पाने की कोशिश करते हैं जो अमीर लोग पाने की कोशिश करते हैं। वे अक्सर बड़े मकान खरीदते हैं और शेयर बाजार में निवेश करते हैं, क्योंकि उनके विचार में अमीर लोग यही करते हैं। बहरहाल मेरे अमीर डैडी मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर अमीरों की तरह काम करने के बावजूद उन लोगों के विचार और विश्वास गरीब या मध्यवर्गीय व्यक्तियों की तरह होंगे, तो अंत में वे वही पाएंगे जो गरीब और मध्य वर्ग पाता है। होना, करना, पाना अंततः समझ में आने लगा था। कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में है, करने के बारे में नहीं है। क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से से दाएं हिस्से में कदम बढ़ाना करने के बारे में नहीं है, बल्कि होने के बारे में है। बी और आई क्या करते हैं उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि वे किस तरह सोचते हैं, उनके होने या अस्तित्व के केंद्र में क्या है। अच्छी खबर यह है कि आपको अपनी सोच बदलने के लिए ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। दरअसल ये काम मुफ्त में ही हो सकता है। बुरी खबर यह है, कई बार धन के बारे में उन केंद्रीय विचारों को बदलना मुश्किल होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते आ रहे हैं, या जिन विचारों को आपने दोस्तों, ऑफिस या स्कूल से सीखा है। बहरहाल ये काम किया जा सकता है, और यह पुस्तक मुख्य रूप से इसी के बारे में है। ये वित्तीय स्वतंत्रता को कैसे करें या क्या करें की पुस्तक नहीं है। ये पुस्तक ये नहीं बताती कि कौन से स्टॉक खरीदे जाएं या कौन से म्यूचुअल फंड सबसे सुरक्षित हैं। यह पुस्तक मूलतः आपके विचारों होने को सुदृढ़ करने के बारे में है, ताकि आप ऐसे कार्य कर सकें जो आपको वित्तीय रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने में सक्षम बनाए। ई के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा सुरक्षा है। धन के विषय में ई क्वाड्रेंट के लोग अक्सर सुरक्षा को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। उनके लिए धन उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितनी की सुरक्षा। वे जीवन के अन्य क्षेत्रों में बड़े जोखिम ले सकते हैं, जैसे वे पैराशूटिंग कर सकते हैं, परंतु वे धन के मामले में कभी जोखिम नहीं ले सकते। इसके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा पूर्णता है। बाएं क्वाड्रेंट से दाएं क्वाड्रेंट में पहुंचने की कोशिश करने वाले इस क्वाड्रेंट के लोगों में मैंने पाया है कि उनमें अपने काम खुद करने की मानसिकता होती है। वे खुद करना पसंद करते हैं, क्योंकि अक्सर वे ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि काम सही तरीके से हो, और चूंकि उन्हें सही तरीके से काम करने वाला व्यक्ति खोजने में बहुत मुश्किल आती है, इसलिए वो उस काम को खुद ही करते हैं। कई एस लोगों के लिए असली मुद्दा नियंत्रण है। वे नियंत्रण में रहना चाहते हैं। वे गलतियों से चिढ़ते हैं। इससे भी ज्यादा चिढ़ उन्हें इस बात से होती है कोई दूसरा गलतियां करके उनकी छवि को धूमिल कर दे। इसी वजह से वे उत्कृष्ट एस होते हैं, और इसलिए आप उनकी सेवाएं लेते हैं। आप ये चाहेंगे कि आपका दांतों का डॉक्टर, वकील, ब्रेन सर्जन, आर्किटेक्ट पूर्णतावादी हो। इसी बात के लिए आप उन्हें फीस देते हैं। ये उनकी शक्ति है, परंतु ये उनकी कमजोरी भी है। भावनात्मक बुद्धि। इंसान होने का मतलब है भावनाएं होना। हम सब में एक जैसी भावनाएं होती हैं। हम सब डर, दुख, क्रोध, प्रेम, घृणा,
निराशा, सुख, खुशी और अन्य भावनाओं को महसूस करते हैं। इन भावनाओं के प्रबंधन करने का तरीका हमें औरों से अलग बनाता है। जब धन का जोखिम लेने की बात आती है तो हम सब डरते हैं, यहाँ तक कि अमीर व्यक्ति भी। फर्क यह है कि हम उस डर का सामना किस तरह करते हैं। कई लोगों के मन में यह विचार उत्पन्न होता है, सुरक्षित तरीके से खेलो, जोखिम मत लो। दूसरों के मन में, खासतौर पर दाएं हिस्से के लोगों के मन में धन का जोखिम लेते समय ये विचार उत्पन्न हो सकता है, स्मार्ट तरीके से खेलो, जोखिम का प्रबंधन करना सीखो। वही भाव, अलग विचार, अलग होना, अलग करना, अलग पाना। धन गंवाने का डर, मेरी राय में इंसान के वित्तीय संघर्ष की सबसे बड़ी वजह धन गंवाने का डर है। और इस डर के कारण लोग अक्सर बहुत ज्यादा सुरक्षित तरीके से काम करते हैं, समय पर बहुत ज्यादा नियंत्रण कर लेते हैं, या अपना धन किसी ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जिसे वे विशेषज्ञ मानते हैं। इसके बाद वे ये उम्मीद तथा प्रार्थना करते हैं कि जरूरत पड़ने पर उनका धन उन्हें सही सलामत मिल जाए। अगर डर की वजह से आप किसी वित्तीय क्वाड्रेंट में कैद हो तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप डेनियल गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ लें। अपनी पुस्तक में गोलमैन सदियों पुरानी पहेली को स्पष्ट करते हैं कि स्कूल में बहुत अच्छा शैक्षणिक प्रदर्शन करने वाले बच्चे असली दुनिया में वित्तीय रूप से उतना अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाते। इसका जवाब देते हुए वे बताते हैं कि भावनात्मक आईक्यू शैक्षणिक आईक्यू से ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसलिए जो लोग जोखिम लेते हैं, गलतियां करते हैं और संभल जाते हैं, वे अक्सर उन लोगों से बेहतर साबित होते हैं जो जोखिम से घबराकर गलतियां ही नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग कॉलेज से पास होकर तो निकलते हैं, परंतु जोखिम लेने के लिए भावनात्मक रूप से तैयार नहीं होते, खासकर वित्तीय जोखिम। ज्यादातर शिक्षक इसलिए अमीर नहीं बन पाते हैं क्योंकि वे एक ऐसे माहौल में काम करते हैं जो लोगों को गलतियां करने के लिए सजा देता है। इसके अलावा अक्सर वे खुद भी गलतियां करने से डरते हैं। वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने के लिए उन्हें यह सीखने की जरूरत है कि गलतियां कैसे की जाएं और जोखिम का प्रबंधन कैसे किया जाए। अगर लोग धन गंवाने और भीड़ से अलग हटकर काम करने से डरते हुए अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो उनके लिए अमीर बनना लगभग असंभव है। भले ही यह काम 4 हरे मकान खरीदने और उनके बदले में एक बड़ा लाल होटल लेने जितना आसान हो। भावनात्मक आईक्यू अधिक प्रबल होता है। गोलमैन की पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वित्तीय आईक्यू 90% भावनात्मक है और सिर्फ 10% वित्तीय या धन संबंधी तकनीकी ज्ञान है। गोलमैन 16वीं सदी में के मानवतावादी इरेस्मस ऑफ रॉटरडैम का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने तर्क और भावना के बीच के सतत तनाव के बारे में व्यंग्यात्मक रूप से लिखा है। उन्होंने भावनात्मक मस्तिष्क और तार्किक मस्तिष्क की तुलना करते हुए 24/1 अनुपात का प्रयोग किया है। दूसरे शब्दों में, जब भावनाएं उग्र होती हैं तो वे तार्किक मस्तिष्क की तुलना में 24 गुना ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। मैं ये तो नहीं जानता कि हर अनुपात कितना प्रामाणिक है, परंतु भावनात्मक चिंतन बनाम तार्किक चिंतन की शक्ति के संदर्भ में ये जानना काफी उपयोगी है। 24/1 भावनात्मक मस्तिष्क, तार्किक मस्तिष्क। हम सब इंसान हैं, इसलिए हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जब हमारी भावनाएं हमारे तार्किक विचारों पर हावी हो जाती हैं। मुझे विश्वास है कि हम में से अधिकांश ने यह किया होगा। पहला, गलती से कुछ ऐसा कह दिया होगा जिसके बारे में बाद में हमने सोचा होगा कि काश ये नहीं कहा होता तो अच्छा होता। दूसरा, किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति ये जानते बूझते हुए आकर्षित हुए होंगे कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसके बावजूद हम उसके साथ प्रेम संबंध बढ़ाते गए और इससे भी बुरा कि उससे शादी कर ली। तीसरा, किसी प्रियजन के निधन पर खुद रोए होंगे और किसी दूसरे को अनियंत्रित रूप से रोते देखा होगा। चौथा, स्वयं आहत होने के बाद जानबूझकर किसी प्रियजन को आहत करने की कोशिश की होगी। पांचवा, हमारा दिल टूट गया होगा और हम उस सदमे से लंबे समय तक नहीं उबर पाए होंगे। तार्किक विचारों की तुलना में भावनाओं के अधिक प्रबल होने के सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। ऐसे भी समय आते हैं जब भावनाएं 24/1 से अधिक प्रबल होने में के ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। ऐसे भी समय आते हैं जब भावनाएं 24/1 के अनुपात से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है, जैसे इन प्रकरणों में पहला, लत, जैसे खाने, धूम्रपान, सेक्स, शॉपिंग, नशे की जबरदस्त लालसा।
दूसरा डर, जैसे सांप, ऊंचाई, संकरी जगह, अंधेरे, अजनबियों का डर। ये और अन्य व्यवहार अक्सर 100% भावना संचालित होते हैं। जब लतों और डरो जितनी प्रबल चीजें शामिल हो तो तार्किक विचार भावना की तुलना में बहुत कमजोर होता है। सांपों का डर। फ्राइड स्कूल में मेरा एक दोस्त था जो सांपों से बहुत डरता था। एक क्लास के दौरान जब हमें बताया जा रहा था कि अगर दुश्मन हमारे हवाई जहाज को गिरा दे और हमें जंगल में रहना पड़े तो वहां किस तरह जिंदा रहे, टीचर हमारी क्लास में बगीचे का एक हानि रहित सांप लेकर हमें दिखाने आए कि इसे कैसे खाया जा सकता है। मेरा मित्र उछला, चीखा और कमरे के बाहर दौड़ पड़ा। वो खुद को नियंत्रित नहीं कर पाया। न सिर्फ सांपों का उसका डर प्रबल था, बल्कि सांप को खाने का विचार उसे इतना भयानक लगा कि उसकी भावनाएं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। धन का डर। धन का जोखिम लेने के विषय में मैंने लोगों को अक्सर वही करते देखा है। निवेश के बारे में पता लगाने के बजाय वे उछलते हैं, चीखते हैं और कमरे के बाहर दौड़ पड़ते हैं। धन के क्षेत्र में लोगों के मन में बहुत से गहरे भावनात्मक डर होते हैं। ये डर इतने ज्यादा है कि उनकी सूची देना संभव नहीं है। यह डर मुझ में है, आप में है, हम सब में है। क्यों? क्योंकि हम इस बात को पसंद करें या ना करें, धन एक भावनात्मक विषय है और चूंकि ये एक भावनात्मक विषय है इसलिए ज्यादातर लोग धन के बारे में तार्किक रूप से नहीं सोच सकते। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं है कि धन एक भावनात्मक विषय है तो सिर्फ स्टॉक मार्केट पर एक नजर डाल लें। अधिकांश बाजारों में कोई तर्क नहीं होता, सिर्फ लोभ और डर की भावनाएं होती हैं। या फिर आप लोगों को नई कार में चढ़ते देख लें और नए चमड़े की गंध लेने दें। इस वक्त सेल्समैन अगर उनके कान में ये जादुई शब्द कह देता है, नगद बहुत कम देना पड़ेगा, आसान मासिक किस्तें, तो उनका सारा तर्क खिड़की से बाहर चला जाता है। भावनात्मक विचार तार्किक लगते हैं। भावनात्मक विचारों के साथ मूल समस्या यह है कि वे तार्किक लगते हैं। ई क्वाड्रेंट के व्यक्ति के मन में जब डर की भावना पैदा होती है तो वह तार्किक विचार का सहारा लेता है। इसे सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो। बहरहाल आई क्वाड्रेंट के व्यक्ति को यह विचार तार्किक नहीं लगता। एस क्वाड्रेंट के लोगों के सामने जब दूसरे लोगों की कार्यक्षमता पर विश्वास करने का मुद्दा आता है तो उनका तार्किक विचार होता है, मैं इसे खुद कर लूंगा। ये एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से ज्यादातर एस प्रकार के बिजनेस अक्सर पारिवारिक बिजनेस होते हैं। परिवार में विश्वास का एहसास ज्यादा होता है, उसके लिए खून निश्चित रूप से पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। अलग क्वाड्रेंट, अलग तर्क, अलग विचार, अलग कार्य, अलग लक्ष्य, परंतु भावनाएं वही। भावनाएं हमें इंसान बनाती हैं और अपनी भावनाओं से परिचित होना इंसान होने का एक बड़ा हिस्सा है। हम क्या करते हैं ये इस बात से निर्धारित होता है कि हम व्यक्तिगत रूप से इन भावनाओं पर किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। मैं ये नहीं करना चाहता, आप तार्किक रूप से सोच रहे हैं या भावनात्मक रूप से, ये जानने का एक तरीका यह है कि क्या हम अपनी चर्चा में चाहता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जो लोग भावनाओं द्वारा संचालित होते हैं वह इस तरह की बातें कहेंगे, मैं आज व्यायाम नहीं करना चाहता। हालांकि तार्किक रूप से वे जानते हैं कि उन्हें व्यायाम करना चाहिए। जो लोग वित्तीय रूप से संघर्ष करते हैं वे नहीं समझ पाते कि वे क्या चाहते हैं या फिर वे अपनी चाहत को अपने विचारों पर हावी हो जाने देते हैं। मैं उन्हें यह कहते सुनता हूं, मैं निवेश के बारे में नहीं सीखना चाहता, इसमें बहुत झंझट है, निवेश करना मुझे ठीक नहीं लगता, मैं ये नहीं करना चाहता। मैं अपने मित्रों को अपने बिजनेस के बारे में नहीं बताना चाहता, मैं अस्वीकृति की भावना से नफरत करता हूं, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे अस्वीकार करें। अभिभावक, बच्चे, वयस्क, ये विचार तर्कों के बजाय भावनाओं से उत्पन्न होते हैं। लोकप्रिय मनोविज्ञान की भाषा में कहा जाए तो ये अभिभावक और बच्चे के बीच का युद्ध है। अभिभावक आमतौर पर चाहिए में बातें करता है। उदाहरण के लिए अभिभावक कह सकता है, तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए, जबकि बच्चा चाहने के बारे में बातें करता है। होमवर्क करने की बात पर प्रतिक्रिया करते हुए बच्चा कहेगा, परंतु मैं इसे नहीं करना चाहता। वित्तीय रूप से आपके भीतर का अभिभावक खामोशी से कह सकता है, तुम्हें अधिक धन बचाना चाहिए, परंतु आपके भीतर का बच्चा जवाब देगा, परंतु मैं छुट्टियां मनाने जाना चाहता हूं, इसमें जो खर्च होगा उसे मैं क्रेडिट कार्ड से उधार ले सकता हूं। आप वयस्क कब होते हैं? बाएं क्वाड्रेंट से दाएं क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमें वयस्क होने की जरूरत है। हम सबको वित्तीय रूप से बड़े होने की जरूरत है। अभिभावक या बच्चे होने के बजाय
हमें धन, काम और निवेश को वयस्कों की तरह देखने की जरूरत है। और वयस्क होने का अर्थ ये जानना है कि आपको क्या करना है और फिर उस काम को सही तरीके से पूरा करना है, भले ही आप उसे ना करना चाहते हो। आपके भीतर की चर्चाएं एक क्वाड्रेंट को पार करके दूसरे क्वाड्रेंट में जाने के बारे में विचार कर रहे लोगों के लिए प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपने आंतरिक संवाद या अपने भीतर होने वाली चर्चाओं के बारे में जागरूक रहना है। सोचिए और अमीर बनिए पुस्तक के महत्व को हमेशा याद रखें। इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपने खामोश विचारों तथा अपने आंतरिक संवाद के बारे में सतत सावधान रहना है और हमेशा याद रखना है कि जो एक क्वाड्रेंट में तार्किक लगता है वो दूसरे क्वाड्रेंट में मूर्खतापूर्ण होता है। नौकरी या वित्तीय सुरक्षा से वित्तीय स्वतंत्रता की ओर जाने की प्रक्रिया मूलतः अपनी सोच को बदलने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में आप ये जानने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं कि कौन से विचार भावना पर आधारित हैं और कौन से तर्क पर। अगर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और वह कार्य करना चाहते हैं जिसे आप तार्किक मानते हैं, तो वह यात्रा करने का एक अच्छा अवसर है। भले ही बाहर से कोई कुछ भी कहे, सबसे महत्वपूर्ण चर्चा यह है जो अपने मन में आप खुद से करते हैं। जब किम और मैं कुछ समय के लिए बेघर और वित्तीय रूप से अस्थिर थे तो हमारी भावनाएं बेकाबू हो गई थी। कई बार तो हमें जो बात तर्कपूर्ण लगती थी वो दरअसल विशुद्ध भावनाओं पर आधारित होती थी। हमारी भावनाएं हमसे वही कहती थी जो हमारे मित्र कह रहे थे, सुरक्षित खेलो, सुरक्षित नौकरी खोजो और जिंदगी के मजे लो। परंतु तार्किक रूप से हम दोनों सहमत थे कि सुरक्षा के बजाय स्वतंत्रता हासिल करना ज्यादा समझदारीपूर्ण विचार है। जब हम वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनने की कोशिश कर रहे थे तो हम जानते थे कि इसके बाद हमें ऐसी सुरक्षा मिल जाएगी जो नौकरी में कभी नहीं मिल सकती। इसमें हमें समझदारी दिखती थी। हमारी राह में बाधा सिर्फ एक थी, हमारी भावनाओं द्वारा उत्पन्न विचार। ये विचार तार्किक नजर आते थे परंतु दीर्घकालीन दृष्टि से उनमें समझदारी नहीं दिखती थी। अच्छी बात यह थी कि जब हम इन विचारों के पार निकल गए तो वे लौट कर नहीं आए और जिन नए विचारों को हम चाहते थे वे हमारा यथार्थ बन गए, यानी बी और आई क्वाड्रेंट के विचार। इसी वजह से आज जब कोई व्यक्ति नीचे लिखी बातें कहता है तो मैं उसकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। मैं जोखिम नहीं ले सकता, मुझे अपने परिवार के बारे में सोचना है, मुझे एक सुरक्षित नौकरी करनी होगी या धन कमाने के लिए धन होना चाहिए, इसलिए मैं निवेश नहीं कर सकता या मैं इसे खुद करूंगा। मैं उनके विचारों को महसूस करता हूं क्योंकि कभी मेरे मन में भी यही विचार थे। परंतु क्वाड्रेंट को देखने पर और बी तथा आई क्वाड्रेंटों से वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के बाद मैं निष्ठापूर्वक कह सकता हूं कि वित्तीय स्वतंत्रता चिंतन का अधिक शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीका है। ई और बी के बीच अंतर। केंद्रीय भावनात्मक जीवन मूल्यों की भिन्नता से अलग अलग दृष्टिकोण उत्पन्न होते हैं। बिजनेस के मालिकों और कर्मचारियों के बीच संप्रेषण का संघर्ष अक्सर इसलिए होता है क्योंकि दोनों के भावनात्मक जीवन मूल्यों में अंतर होता है। ए और बी के बीच हमेशा संघर्ष होता है क्योंकि एक अधिक तनख्वाह चाहता है जबकि दूसरा अधिक काम चाहता है। इसलिए हम अक्सर सुनते हैं, मैं बहुत ज्यादा काम करता हूं परंतु मेरी तनख्वाह बहुत कम है। और दूसरे हिस्से से हम अक्सर सुनते हैं, हम उन्हें प्रेरित करने के लिए क्या कर सकते हैं ताकि कम तनख्वाह में ही वे ज्यादा मेहनत करें और ज्यादा निष्ठावान बने। बी और आई के बीच अंतर। बिजनेस चलाने वालों और बिजनेस के निवेशकों यानी शेयर होल्डर्स के बीच भी हमेशा तनाव बना रहता है। एक कंपनी के कामकाज को बढ़ाने के लिए ज्यादा धन चाहता है जबकि दूसरा ज्यादा डिविडेंड चाहता है। शेयर होल्डरों की मीटिंग में इस तरह की चर्चा हो सकती है, कंपनी मैनेजर्स, हमें अपने एग्जीक्यूटिव के लिए एक प्राइवेट जेट की आवश्यकता है ताकि वे अपनी मीटिंगों में जल्दी से पहुंच सके। निवेशक, हमें एग्जीक्यूटिव कम करने की आवश्यकता है, फिर हमें प्राइवेट जेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एस और बी के बीच अंतर। बिजनेस सौदों में मैंने अक्सर देखा है कि कोई प्रतिभाशाली एस जैसे कोई वकील किसी बी या बिजनेस मालिक के लिए लाखों करोड़ डॉलर का कोई सौदा करता है। जब सौदा पूरा हो जाता है तो वकील मन ही मन विचलित हो जाता है क्योंकि बी ने लाखों कमाए हैं जबकि एस को सिर्फ प्रति घंटे की दर से भुगतान हुआ है। उनके शब्द इस तरह लग सकते हैं, वकील, सारा काम मैंने किया और सारा पैसा उसने कमाया। बी, उन लोगों ने कितने घंटों का बिल भिजवाया,
जितना पैसा उन्होंने मांगा है उतने में तो हम उनकी पूरी कानूनी फर्म खरीद सकते थे। ई और आई के बीच अंतर। एक और उदाहरण एक बैंक मैनेजर का है जो किसी निवेशक को रियल एस्टेट खरीदने के लिए कर देता है। निवेशक लाखों डॉलर कमाता है जो कर मुक्त होता है, जबकि बैंकर को सिर्फ तनख्वाह मिलती है। इस पर भारी टैक्स लगता है। ये ई और आई के बीच का एक उदाहरण है जिसकी वजह से अक्सर छुटपुट भावनात्मक प्रतिक्रिया देखने में आ सकती है। ई ये कह सकता है मैंने उसे कर दिया और उसने धन्यवाद तक नहीं दिया। शायद वो ये नहीं जानता कि हम उनके लिए कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। आई कह सकता है वे लोग बहुत शक करते हैं, सिर्फ एक छोटा सा लोन लेने के लिए हमें कितने सारे फालतू की कागजी कार्रवाई करना पड़ती है। भावनात्मक रूप से अस्थिर विवाह। मैंने एक ऐसा वैवाहिक संबंध देखा है जो मेरी राय में भावनात्मक दृष्टि से सबसे ज्यादा अस्थिर था। पत्नी पक्की थी, वो नौकरी और वित्तीय सुरक्षा में विश्वास करती थी। दूसरी ओर पति खुद को हवा में उड़ने वाला आई मानता था। वो सोचता था कि वो कुछ समय बाद वारन बफेट जितना बड़ा निवेशक बन जाएगा। हकीकत तो ये थी कि वो एस यानी सेल्समैन था और कमीशन के आधार पर काम करता था। बहरहाल अंदर से वो दीर्घकालीन जुआरी था। वो हमेशा ऐसे निवेशों की तलाश में रहता था जो उसे फटाफट अमीर बना दे। वो किसी भी नए स्टॉक की खबर या समुद्र पार निवेश की योजना के बारे में उतावला रहता था जो बहुत ऊंचे लाभ का वायदा करती हो। यह किसी ऐसे रियल एस्टेट सौदे के बारे में जानना चाहता था जिस पर वो ऑप्शन लगा सके। वे पति पत्नी अब भी साथ रह रहे हैं, परंतु वे साथ क्यों रह रहे हैं ये मैं नहीं जानता। वे एक दूसरे को पागल कर देते हैं। उनमें से एक जोखिम से प्रेम करता है, दूसरा जोखिम से नफरत करता है। अलग अलग क्वाड्रेंट, अलग अलग केंद्रीय जीवन मूल्य। अगर आप विवाहित हैं या पार्टनर हैं तो आप क्वाड्रेंट पर निशान लगा लें जहां से आपको अधिकांश आमदनी होती है। इसके बाद उस क्वाड्रेंट पर निशान लगा लें जहां से आपके जीवन साथी या आपके पार्टनर को अधिकांश आमदनी होती है। ऐसा करने की सलाह देने के पीछे एक कारण है। अगर आप ये नहीं जानते कि आपका पार्टनर किस क्वाड्रेंट का है तो चर्चा करना अक्सर मुश्किल हो जाता है। अमीरों और शिक्षित लोगों के बीच का युद्ध। मैंने एक और युद्ध देखा है। ये अमीरों और शिक्षित लोगों के दृष्टिकोण के बीच की भिन्नता है। विभिन्न क्वाड्रेंटों के बीच के अंतर पर मैंने कई वर्षों तक शोध किया है। इस दौरान मैंने अक्सर बैंकरों, वकीलों, अकाउंटेंटों और अन्य लोगों को भुनभुनाते हुए सुना है कि वे शिक्षित होने के बावजूद कम कमा रहे हैं, जबकि तथाकथित कम शिक्षित व्यक्ति जमकर कमाई कर रहा है। इसे मैं अमीरों और शिक्षित लोगों के बीच का युद्ध कहता हूँ, जो अक्सर क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से और क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में रहने वाले लोगों के बीच होता है, यानी ES बनाम BI के बीच। ऐसा नहीं है कि बी और आई क्वाड्रेंट के लोग अशिक्षित होते हैं, उनमें से कई तो बहुत उच्च शिक्षित होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कई बी और आई पढ़ाई लिखाई में बहुत प्रतिभाशाली नहीं थे और उन्होंने वकीलों, अकाउंटेंटों व MBA करने वालों की तरह कॉलेजों में प्रशिक्षण नहीं लिया। आप में से जिन लोगों ने मेरी पुस्तक रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है वे जानते हैं कि यह शिक्षित लोगों और अमीरों के बीच के संघर्ष के बारे में है। मेरे उच्च शिक्षित परंतु गरीब डैडी को इस बात पर बहुत गर्व था कि उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और शिकागो यूनिवर्सिटी जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी ने अपने पिता की मृत्यु के बाद पारिवारिक बिजनेस संभालने के कारण स्कूल छोड़ दिया था। वे हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए, इसके बावजूद वे बहुत अमीर बन गए। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ और अपने अमीर परंतु अशिक्षित डैडी से अधिक प्रभावित होने लगा तो मेरे शिक्षित डैडी कभी कभार जीवन में अपनी हैसियत के बारे में रक्षात्मक हो गए। जब मैं लगभग 16 साल का था तो मेरे शिक्षित डैडी ने एक दिन मुझसे कहा, मेरे पास प्रतिष्ठित कॉलेजों की ऊंची ऊंची डिग्रियां हैं, तुम्हारे दोस्त के डैडी के पास क्या है? मैं ठहरा और धीमे से बोला, पैसा और खाली समय। सिर्फ एक मानसिक परिवर्तन से अधिक। जैसा मैंने पहले बताया है, बी या आई क्वाड्रेंट में सफलता पाने के लिए सिर्फ शैक्षणिक या तकनीकी ज्ञान ही काफी नहीं है, इसके लिए इससे अधिक की जरूरत होती है। इसमें अक्सर केंद्रीय भावनात्मक सोच, भावनाओं, विश्वास और नजरिए के परिवर्तन की जरूरत होती है। आपको नीचे लिखे 3 शब्द याद होंगे: होना, करना, पाना। अमीर लोग जो करते हैं वो तुलनात्मक रूप से आसान है, होना ही दोनों को अलग करता है। अंतर उनके विचारों में होता है। अधिक स्पष्ट रूप से कहा जाए
तो अंतर उनके भीतर चल रहे आंतरिक संवाद में होता है। इसलिए मेरे अमीर डैडी ने मुझसे कहा था कि मैं ये बातें ना कहूं, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, मैं ये नहीं कर सकता, सुरक्षित खेलो, धन मत गवाओ, क्या होगा अगर आप असफल हो जाएं और कभी उबर ही ना पाएं। उन्होंने मुझे ये शब्द कहने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि शब्द इंसान के सबसे शक्तिशाली औजार होते हैं। व्यक्ति जो कहता और सोचता है वो सच हो जाता है। हालांकि वे बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं थे, परंतु वे अक्सर बाइबल की पंक्तियों का प्रयोग करते थे और शब्द सजीव हो गया और हमारे बीच रहने लगा। अमीर डैडी का दृढ़ विश्वास था कि हम मन ही मन अपने बारे में जो कहते हैं वो सच हो जाता है। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि वित्तीय रूप से संघर्ष करने वाले लोगों की भावनाएं अक्सर आंतरिक चर्चा करती हैं और उनके जीवन को चलाती हैं। अगर व्यक्ति इन भावनाओं द्वारा संचालित विचारों के पार जाना नहीं सीखता तो शब्द सजीव हो जाते हैं। इस तरह के शब्द, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, ये विचार कभी सफल नहीं होगा, यह बहुत महंगा है। अगर ये विचार भावनाओं पर आधारित हैं तो ये शक्तिशाली हैं। अच्छी खबर यह है, इन विचारों को नए दोस्तों, नए विचारों और थोड़े से समय के निवेश के सहारे बदला जा सकता है। जो लोग धन गंवाने के डर को नियंत्रित नहीं कर सकते, उन्हें अपने दम पर कभी निवेश नहीं करना चाहिए। उन्हें सबसे ज्यादा फायदा तब होगा जब इस काम को किसी प्रोफेशनल व्यक्ति के हवाले कर दें और उसके काम में दखल ना दें। यहाँ पर मैं आपको एक रोचक बात बताना चाहता हूँ। मैं कई ऐसे प्रोफेशनल्स लोगों से मिला हूँ जो दूसरों के धन का निवेश करते समय निडर होते हैं और बहुत सा धन कमाते हैं, परंतु जब खुद के धन का जोखिम लेने या निवेश करने की बात आती है तो नुकसान होने का डर इतना प्रबल होता है कि वे अंततः अपना धन गंवा देते हैं। तर्क के बजाय उनकी भावनाएं सोचने लगती हैं। मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूं जो अपने धन का निवेश करके तो लगातार लाभ कमाते हैं, परंतु अगर कोई उनसे दूसरों के लिए धन का निवेश करने को कहे तो उनकी मानसिक शांति खत्म हो जाती है। धन कमाना और गंवाना एक भावनात्मक विषय है, इसलिए मेरे अमीर डैडी ने मुझे इन भावनाओं पर नियंत्रण करने का रहस्य समझाया था। अमीर डैडी हमेशा कहा करते थे, निवेशक या बिजनेस मालिक के रूप में सफल होने के लिए आपको जीत और हार के प्रति भावनात्मक रूप से उदासीन रहना होगा। जीतना और हारना सिर्फ खेल के हिस्से हैं। अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़ना। मेरे मित्र माइक को एक बना बनाया सिस्टम मिला था, इसे उसके पिता ने बनाया था। मैं इतना खुशकिस्मत नहीं था। मैं जानता था कि किसी दिन मुझे घोंसले के आराम व सुरक्षा को छोड़ना होगा और अपना खुद का घोंसला बनाना होगा। 1978 में मैंने जेरोक्स में अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़ दी। मैंने जो कठोर कदम उठाया था उसमें किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं थी। मेरे दिमाग में डर और शंका भरी थी। जब मैंने अपने इस्तीफे पर हस्ताक्षर किए, अपनी आखिरी तनख्वाह ली और दरवाजे से बाहर आया तो डर के मारे जैसे मुझे लकवा मार गया था। मेरे भीतर आत्मविनाशक विचारों और भावनाओं का ऑर्केस्ट्रा चल रहा था। मैं अपने बारे में बुरी बातें सोच रहा था और मुझे उन पर इतना विश्वास था कि मैं कुछ और नहीं सुन सकता था। एक अच्छी चीज थी क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ काम करता था उनमें से कई कह रहे थे वो वापस लौटेगा, वो कभी सफल नहीं होगा। समस्या यह थी कि मैं भी खुद से यही कह रहा था। आत्मशंका के ये भावनात्मक शब्द मुझे बरसों तक सताते रहे, जब तक कि मेरी पत्नी और मैं बी तथा आई क्वाड्रेंटों में सफल नहीं हो गए। मैं अब भी अपने भीतर उठ रहे इन शब्दों को सुनता हूं, परंतु अब उनकी शक्ति कम हो चुकी है। अपनी आत्मशंका पर विजय पाने की प्रक्रिया में मैंने दूसरी तरह के शब्दों का प्रयोग करना सीख लिया है। अब मैं व्यक्तिगत प्रोत्साहन के इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता हूं। शांत रहो, स्पष्टता से सोचो, दिमाग खुला रखो, आगे बढ़ते रहो, उस व्यक्ति से मार्गदर्शन लो जो पहले इस राह पर गया हो। विश्वास रखो कि किसी उच्च सत्ता में आस्था रखो और आपके लिए सर्वश्रेष्ठ चाहती है। हालांकि मेरे मन का एक हिस्सा बुरी तरह डरा हुआ था, परंतु मैंने प्रोत्साहन के इन शब्दों का आंतरिक प्रयोग करना सीखा। मैं जानता था कि मुझे पहली बार में सफलता मिलने की संभावना बहुत कम थी। बहरहाल सकारात्मक मानवीय भावनाओं जैसे विश्वास, आस्था, साहस और अच्छे मित्रों ने मुझे आगे बढ़ाया। मैं जानता था मुझे जोखिम लेना है। मैं जानता था जोखिम लेने में गलतियां होती हैं और गलतियों से बुद्धि तथा ज्ञान मिलता है जिनके मुझ में कमी थी।
मेरे लिए सच्ची असफलता तब होती जब मैं डर को जीत जाने देता। इसलिए हालांकि किसी तरह की कोई गारंटी नहीं थी, फिर भी मैं आगे बढ़ने का इच्छुक था। मेरे अमीर डैडी ने मेरे मन में यह विचार रोप दिया था कि असफलता सफलता की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। आंतरिक यात्रा, एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट तक पहुंचना एक आंतरिक यात्रा है। यह एक तरह के मूलभूत विश्वासों और तकनीकी योग्यताओं से दूसरी तरह के मूलभूत विश्वासों और तकनीकी योग्यताओं तक पहुंचने की यात्रा है। यह प्रक्रिया लगभग साइकिल चलाना सीखने की तरह है। पहले तो आप कई बार गिरते हैं, अक्सर ये कुंठाजनक और शर्मनाक होता है, खासकर तब जब आपके मित्र आपको देख रहे हों। परंतु कुछ समय बाद गिरने का सिलसिला बंद हो जाता है और साइकिल चलाने की आदत पड़ जाती है। अगर आप सीखने के बाद गिरते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप उठकर खड़े हो सकते हैं और दोबारा साइकिल चला सकते हैं। जब आप नौकरी की सुरक्षा की भावनात्मक मानसिकता से वित्तीय स्वतंत्रता की भावनात्मक मानसिकता की ओर बढ़ते हैं, तब भी यही प्रक्रिया होती है। एक बार जब मैंने और मेरी पत्नी ने इसे पार कर लिया तो हमारी असफलता का डर कम हो गया। अब हमें विश्वास था कि हमें दोबारा उठकर खड़े होने की क्षमता है। दो कथनों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ाया। इनमें से एक मेरे अमीर डैडी की सलाह थी, जो उन्होंने मुझे तब दी थी जब मैं मैदान छोड़ने और पीछे मुड़ने की कगार पर था। तुम कभी भी छोड़ सकते हो, तो फिर कभी अभी क्यों छोड़ना। इस सलाह ने मुझे हौसला बनाया और मेरी भावनाओं को शांत किया। इस सलाह ने मुझे याद दिलाया कि मैं आधी दूर तक तो आ ही चुका था, इसलिए पीछे क्यों मुड़ूं, क्योंकि घर लौटने तक की दूरी भी उतनी ही थी जितनी कि दूसरी ओर के क्वाड्रेंट तक पहुंचने की दूरी। ये तो वैसा ही होता जैसे कोलंबस अटलांटिक की आधी दूरी के बाद मैदान छोड़कर वापस लौट आया होता। दोनों ही तरफ दूरी समान थी। यहाँ पर मैं आपको सचेत कर देना चाहता हूँ, ये जानने में भी समझदारी है कि मैदान कब छोड़ा जाए। अक्सर मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो बहुत जिद्दी होते हैं, वैसे प्रोजेक्ट में भी लगातार आगे बढ़ते रहते हैं जिसकी सफलता की कोई संभावना ही नहीं होती। कब मैदान छोड़ा जाए और कब आगे बढ़ते रहा जाए, ये जानने की समस्या सदियों पुरानी है, जिसका सामना हर जोखिम लेने वाले व्यक्ति को करना पड़ता है। आगे बढ़ा जाए या छोड़ा जाए कि समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो एक मार्गदर्शक खोजकर उनकी सलाह लेना है जो उस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हों। जो व्यक्ति पहले से ही दूसरी तरफ है वो आपका सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन कर सकता है, परंतु किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लेने के बारे में सावधान रहे जिसने सिर्फ इस यात्रा के बारे में पुस्तकें पढ़ी हैं या जिसे सिर्फ इस विषय पर लेक्चर देने के लिए पैसे मिलते हैं। दूसरा कथन जिसने अक्सर मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया वो था, दिग्गज अक्सर लड़खड़ाते और गिरते हैं, परंतु कीड़े नहीं गिरते, क्योंकि वे बस खोदते और रेंगते हैं। वो प्रमुख कारण जिसकी वजह से इतने सारे लोग वित्तीय रूप से संघर्ष करते हैं, ये नहीं है कि उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिली, यह वे मेहनती नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे धन गंवाने से डरते हैं। अगर धन गंवाने का डर उन्हें रोक देता है तो यह मान लेना चाहिए कि वे शुरू करने से पहले ही धन गंवा चुके हैं। हारने वाले लोग जीतने वाले घोड़े को छोड़ देते हैं और हारने वाले घोड़े पर सवारी करते हैं। पराजित होने का डर निश्चित तरीकों से इस बात को प्रभावित करता है कि लोग क्या करते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो किसी शेयर को $20 में खरीदते हैं और जब वो $30 पर पहुंच जाता है तो वे उसे बेच देते हैं, क्योंकि उन्हें उस रकम को गंवाने का डर होता है। मजेदार बात यह होती है कि बाद में वे देखते हैं कि उस शेयर का भाव बढ़कर $100 तक हो गया और फिर हर शेयर विभाजित होकर 2 शेयरों में बदल गया और दोनों शेयरों का कुल मूल्य $200 हो गया। आइए अब देखें कि यही व्यक्ति शेयर के भाव नीचे गिरने के समय क्या करता है। मान ले कि $20 का शेयर $3 तक गिरता है, इसके बावजूद वो इसे पकड़े रहता है क्योंकि उसे आशा होती है इसका भाव दोबारा बढ़ेगा और फिर वो भी हो सकता है कि वो उस $3 का शेयर को 20 साल तक पकड़े रहे। यह उस व्यक्ति का उदाहरण है जिसे धन गंवाने का यह स्वीकार करने का डर होता है कि वो हार चुका है, अंततः वो इसी वजह से हार जाता है। जीतने वाले लोग हारने वाले घोड़े को छोड़ देते हैं और जीतने वाले घोड़े पर सवारी करते हैं। जीतने वाले लगभग बिल्कुल विपरीत काम करते हैं।
अक्सर ऐसा होता है कि जिस पल उन्हें लगता है कि वे धन गंवाने की स्थिति में आ गए हैं, यानी शेयर की कीमत बढ़ने के बजाय घटने लगी है, तो वे तत्काल बेच देते हैं और नुकसान उठा लेते हैं। अधिकांश को यह कहने में शर्म नहीं आती कि उन्हें नुकसान हो गया है, क्योंकि जीतने वाले जानते हैं कि हारना भी जीतने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। जब उन्हें कोई विजेता मिल जाता है तो वे जितनी देर तक इस पर सवारी कर सकते हैं करते हैं। जिस पल उन्हें एहसास होता है कि मुफ्त की सवारी खत्म हो चुकी है और कीमत अपने शिखर पर पहुंच चुकी है, तो वे उस घोड़े को छोड़ देते हैं और बेच देते हैं। महान निवेशक बनने की कुंजी जीतने और हारने के प्रति उदासीन रहना है। फिर डर और लोभ जैसे भावना संचालित विचार आपके लिए सोचना छोड़ देंगे। हारने वाले लोग जीवन में वही काम करते रहते हैं। जो लोग पराजित होने से डरते हैं वे असली जीवन में वही काम करते रहते हैं। हम सब उन लोगों को जानते हैं। पहला, जो एक ऐसे वैवाहिक जीवन को ढोते रहते हैं जिसमें प्रेम खत्म हो चुका है। दूसरा, जो ऐसी नौकरियां करते रहते हैं जहां प्रगति की संभावना नहीं है। तीसरा, जो पुराने कपड़ों और सामान को जकड़े रहते हैं जिनका वे कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। चौथा, जो ऐसे शहरों में रहते हैं जहां उनका भविष्य सुखद नहीं है। पांचवा, जो उन लोगों के साथ दोस्ती कायम रखते हैं जो उन्हें पीछे रोके हुए हैं। भावनात्मक बुद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। वित्तीय बुद्धि भावनात्मक बुद्धि के करीबी रूप से जुड़ी हुई है। मेरी राय में अधिकांश लोग आर्थिक कष्ट इसलिए उठाते हैं क्योंकि उनकी भावनाएं उनके विचारों को नियंत्रित करती है। इंसान के रूप में हम उन सब के पास समान भावनाएं होती हैं। इन भावनाओं का हम किस तरह प्रबंधन करते हैं उसी से मूलतः यह निर्धारित होता है कि हम क्या करते हैं और हम क्या पाते हैं। उदाहरण के लिए, डर की भावना हम में से कुछ को डरपोक बना सकती है, जबकि डर की यही भावना बाकी लोगों को साहसी बना सकती है। दुर्भाग्य से जब पैसे की बात आती है तो हमारे समाज के अधिकांश लोगों को वित्तीय रूप से डरपोक बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। जब पैसे गंवाने का डर सामने आता है तो अधिकांश लोगों के दिमाग अपने आप ये शब्द बुदबुदाने लगते हैं। पहला, स्वतंत्रता के बजाय सुरक्षा। दूसरा, जोखिम का प्रबंधन करना सीखने के बजाय जोखिम से बचो। तीसरा, स्मार्ट तरीके से खेलने के बजाय सुरक्षित तरीके से खेलो। चौथा, मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूं के बजाय मैं इसे नहीं खरीद सकता। पांचवा, लंबे समय में इसका मूल्य क्या होगा के बजाय यह बहुत महंगी है। छठा, केंद्रित करो के बजाय बिखरा लो। सातवां, मैं क्या सोचता हूं के बजाय मेरे मित्र क्या सोचेंगे। जोखिम की बुद्धिमानी जोखिम लेने का, खासकर वित्तीय जोखिम लेने का एक विज्ञान है। मैंने धन और जोखिम के प्रबंधन के विषय पर जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें पढ़ी हैं उनमें से एक है डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर की ट्रेडिंग फॉर ए लिविंग। हालांकि ये उन लोगों के लिए लिखी गई है जिनका व्यवसाय स्टॉक्स और ऑप्शंस खरीदना बेचना है, परंतु जोखिम और जोखिम के प्रबंधन की समझदारी धन प्रबंधन, व्यक्तिगत मनोविज्ञान तथा बिजनेस के सभी क्षेत्रों में लागू होती है। कई सफल भी यानी बिजनेसमैन यानी निवेशक जितने सफल नहीं होते। इसका एक कारण यह है कि वे धन के विशुद्ध जोखिम के पीछे के मनोविज्ञान को पूरी तरह से नहीं समझ पाते। हालांकि बिजनेस सिस्टम्स और कर्मचारियों से संबंधित जोखिम को तो समझते हैं, परंतु ये जरूरी नहीं है कि उन्हें पैसे से पैसा कमाने के सिस्टम का ज्ञान हो। ये तकनीकी कम, भावनात्मक ज्यादा है। संक्षेप में, बाईं ओर के क्वाड्रेंटों से दाईं ओर के क्वाड्रेंट तक पहुंचना तकनीकी कम, भावनात्मक ज्यादा है। अगर लोग अपने भावनात्मक विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो मैं उन्हें यह सलाह दूंगा कि वे यह यात्रा ना करें। क्वाड्रेंट के बाईं ओर के लोगों को क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में इतना जोखिम इसलिए दिखता है क्योंकि डर की भावना उनके चिंता को प्रभावित करती है। बाएं हिस्से के लोग सोचते हैं कि सुरक्षित खेलो एक तार्किक विचार है, जबकि यह तार्किक नहीं होता। एक भावनात्मक विचार है और भावनात्मक विचारों के कारण ही लोग एक या दूसरे क्वाड्रेंट में फंसे रहते हैं। दाएं हिस्से के लोग जो करते हैं ये करना उतना मुश्किल नहीं है। मैं गंभीरता से कह सकता हूं कि ये कम कीमत पर 4 हरे मकान खरीदने, बाजार सुधरने का इंतजार करने, फिर उन्हें बेच देने और एक बड़े लाल होटल को खरीदने जितना आसान है। क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से के लोगों के लिए जिंदगी दरअसल मोनोपोली का खेल है। निश्चित रूप से जीत भी होगी और हार भी, परंतु ये खेल का हिस्सा है। जीतना और हारना जिंदगी के 2 हिस्से हैं। क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में सफल होने के लिए
आपको इस खेल से प्रेम करने वाला व्यक्ति होना पड़ेगा। टाइगर वुड्स जितनी बार जीतते हैं उससे ज्यादा बार हारते हैं, परंतु फिर भी वे खेल से प्रेम करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप दिवालिया हो गए, परंतु उसके बाद फिर संघर्ष करके उठ खड़े हुए। उन्होंने हारने के कारण मैदान नहीं छोड़ा, बल्कि हारने के बाद वे ज्यादा स्मार्ट और संकल्पवान बने। कई अमीर लोग अमीर बनने से पहले दिवालिया हो गए थे। ये खेल का हिस्सा है। अगर किसी व्यक्ति की भावनाएं उसके लिए सोचने का काम कर रही हैं, तो ये भावनात्मक विचार उसे अंधा बना देते हैं और वह दूसरे किसी पहलू को देख ही नहीं पाता। भावनात्मक विचारों के कारण लोग सोचते नहीं हैं, बल्कि प्रतिक्रिया करते हैं। इन्हीं के कारण अलग अलग क्वाड्रेंट के लोग बहस करते हैं। ये विवाद उन लोगों के बीच होते हैं जिनके भावनात्मक दृष्टिकोण समान नहीं होते। इस भावनात्मक प्रतिक्रिया के कारण व्यक्ति ये देख नहीं पाता कि क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से की चीजें कितनी आसान और प्रायः जोखिम रहित होती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने भावनात्मक विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता, और कई लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें उस पार जाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जो लोग उस पार जाना चाहते हैं, मैं उन्हें प्रोत्साहित करता हूं। साथ ही मैं चाहता हूं कि आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास कोई दीर्घकालीन सकारात्मक समर्थन समूह हो। इसके अलावा आपके पास एक मार्गदर्शक भी होना चाहिए जो समय समय पर आपका मार्गदर्शन करे। मेरे हिसाब से मेरी पत्नी और मैंने जो संघर्ष किया है वो सचमुच करने योग्य था। हमारे लिए क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से से दाएं हिस्से तक जाने की यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण चीज ये नहीं थी कि हमें क्या करना था, बल्कि ये थी कि इस प्रक्रिया में हम क्या हो गए। मेरे लिए ये एक अनुभव अनमोल है। यहाँ पर अध्याय 8 समाप्त होता है। यह आपको कैसा लगा जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।